किंगडम की बात करते हैं। अगर हम प्लांट किंगडम की बात करेंगे, प्लांट किंगडम, पेन चेंज करिए जी। अच्छा, इससे ट्राई करते हैं। समझिएगा, अगर हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं, प्लांट किंगडम, पादप जगत की अगर हम बात करते हैं तो इसको दो हिस्से में बांटा गया है। कहा गया कि एक प्लांट ऐसे हैं जिनमें फूल होता है, एक प्लांट ऐसे हैं जिनमें फूल नहीं होता है। नहीं फूल वालों को क्या कहा गया? पुष्पोद्भिक कहा गया। इनको अपुष्पोद्भिक का नाम दिया गया। और जिसमें फूल होते हैं उसे क्या कहा गया? तो पुष्पोद्भिक का नाम दिया गया। इसको नाम दिया गया पुष्पोद्भिक और अपुष्पोद्भिक, ध्यान रखिएगा। जो हिस्सा अपुष्पोद्भिक था इसको हम थोड़ा सा साइड रखते हैं, सॉरी पुष्पोद्भिक वाले हिस्से को साइड रखेंगे। अपुष्पोद्भिक वाला जो पार्ट है आपका, इस अपुष्पोद्भिक वाले हिस्से को तीन हिस्से में बांटा गया। इसको तीन पार्ट में बांटा गया। इसमें एक हिस्सा आपका हो जाएगा कौन सा? थैलोफाइटा हो जाएगा। एक पार्ट आपका थैलोफाइटा, दूसरा क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा हो जाएगा। और तीसरा कौन सा है? टेरिडोफाइटा हो जाएगा। तीसरे नंबर का क्या है? तो टेरिडोफाइटा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब यहां से एक प्रश्न बनता है आपका, प्रश्न बनेगा आपसे थैलोफाइटा से। थैलोफाइटा से विशेष तौर पे प्रश्न बनते हैं, कवक से बनेंगे और किससे बनते हैं? तो शैवाल से बनते हैं। कवक, शैवाल और लाइकेन जो होते हैं ये कहां पर अवस्थित होते हैं? इनको हम थैलोफाइटा के नाम से जानते हैं। ब्रायोफाइटा पादप जगत का उभयचर होता है, इसको पादप जगत के उभयचर के नाम से जानते हैं। और इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो मांस आएगा और दूसरा क्या आएगा? तो मार्केसिया आता है। मांस और मार्केसिया को हम कहाँ पढ़ते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ब्रायोफाइटा में। और पादप जगत का सरीसृप जो होता है, सरीसृप, पादप जगत के अंदर सरीसृप के आकार में किसको रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, पादप जगत का सरीसृप टेरिडोफाइटा होता है, जिसमें कि कौन से आएंगे? तो इसमें फर्न आता है और क्या आती है? तो लता आती है। इसको बना लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर हम पुष्पोद्भिक की बात करते हैं, इसके भी दो हिस्से हैं, इसके दो पार्ट में बांटा गया इसको। एक तो हो जाएगा आपका एनजीओ, एक तो एनजीओ स्पर्म है, और दूसरा एक हो जाएगा आपका जिम्नो स्पर्म होगा। एक तो एनजीओ होगा, दूसरा हो जाएगा आपका जिम्नो स्पर्म। एक तो एनजीओ स्पर्म है, दूसरा हो जाएगा जिम्नो। एनजीओ स्पर्म ऐसा प्लांट होता है जिसका बिया फल के कहाँ होता है? अंदर। और जिम्नो स्पर्म ऐसा प्लांट है जिसका बिया फल के कहाँ होता है? बाहर। बाकी अपना आगे कर लीजिएगा। उत्तर हमें मिल गया यहाँ से। पादप जगत का उभयचर क्या कहलाएगा? तो ब्रायोफाइटा का है। आगे बना है आपका, आगे दिया है प्रश्न आपका, स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीव पर लागू नहीं होता? कवक पर, जंतु पर, शैवाल पर कि विषाणु पर? किस पर अप्लाई नहीं होता? विषाणुओं पर लागू नहीं होता। ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की, कोशिका सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे, कोशिका सिद्धांत देने वाले कौन हो जाएंगे? तो स्लाइडेन और स्वान हो जाएंगे। स्लाइडेन और स्वान ने दिया था कोशिका का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, स्वान ने थोड़ा सा और बढ़िया से खोज किया। स्वान ने देखा कि कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिनके ऊपर वाल पाई गई है, कुछ कोशिकाएं ऐसी जिनके ऊपर वाल नहीं पाई गई है। जब इन्होंने अध्ययन किया, इन्होंने कहा कि भैया कोशिका दो तरह की, कुछ प्लांट के हैं और कुछ किसकी हैं? एनिमल की। कहा गया कि प्लांट सेल जो है इसके ऊपर क्या पाई जाती है? तो वाल पाई जाती है, जिसको आप सेलवाल के नाम से जानते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। यानी सेलवाल के कंसेप्ट को देने वाले कौन हो जाएंगे? स्वान। और कोशिका का एक और सिद्धांत दिया गया था, कोशिका का एक और सिद्धांत दिया गया था जिसको हम कोशिका सिद्धांत के नाम से ही जानते हैं। इस सिद्धांत को देने वाले कौन थे? रुडोल्फ विर्चो थे। रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका का सिद्धांत दिया और इन्होंने इस सिद्धांत में कहा ओमनी सेलुला, ओमनी सेलुला और ई सेलुला का सिद्धांत दिया। ओमनी सेलुला और ई सेलुला का सिद्धांत देने वाले कौन है? रुडोल्फ विर्चो साहब हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि ओमनी सेलुला यानी एक पुरानी कोशिका, इन्होंने कहा कि एक पुरानी कोशिका जो है, कोशिका, एक पुरानी कोशिका एक जन्म देती है किसको? तो नई कोशिका को।
पुरानी कोशिका नई कोशिका को जन्म देती, ये बात कहने वाले कौन थे? रुडोल्फ विर्चो साहब हो जाएंगे। लिखिए इसको, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट करेंगे। आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़े। अच्छा, सिलवाल का कंसेप्ट दिया गया था, अब यहां से क्वेश्चन करेगा एनिमल सेल की आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? एनिमल सेल की जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर, इसको हम नाम क्या देते हैं? इसको हम मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली का नाम देंगे। और प्लांट सेल की आउटर लेयर क्या होती है? वाल, यानी कि दीवार होती है। आगे प्रश्न दिया है आपका कि पेक्टिन जो फूल की कठोरता और कोमलता के लिए उत्तरदायी होता है, मुख्य रूप से किस अम्ल इकाई से बना होता है? ये गैलेक्रोनिक से बना होता है। एस्पेक्टर स्पार्टिक अम्ल है, गैलेक्रोनिक अम्ल है, लैक्टिक एसिड और ग्लूटामिक अम्ल हो जाएगा। तो इसका ठीक उत्तर क्या हो जाएगा? गैलेक्रोनिक अम्ल होगा। बना लीजिएगा इसको बना लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं, अगर हम फूल की बात करते हैं, फूल, तो अगर हम फूलों की खेती पूछेंगे तो क्या बताएंगे आप? फूलों की खेती को हम क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर के नाम से जानते हैं। फूलों की खेती कहलाती है फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर। और एक प्लांट के अंदर, ध्यान रखिएगा, एक प्लांट के अंदर फूल खिलाने के लिए, एक प्लांट के अंदर फूल खिलाने के लिए, फूल खिलाने के लिए एक हार्मोन उपस्थित होता है। इस हार्मोन का नाम क्या हो जाएगा? तो फ्लोरीजेंस होगा। इस हार्मोन को हम फ्लोरीजेंस के नाम से जानते हैं। बना लीजिएगा, एक प्लांट के अंदर फूल खिलाने के लिए एक हार्मोन होता है जिसको हम फ्लोरीजेंस के नाम से जानते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इसको बना लीजिएगा। बाकी लैक्टिक एसिड की हम बात करते हैं, तो लैक्टिक एसिड एक तो मिल्क और कर्ड के अंदर, मिल्क एंड कर्ड के अंदर, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, मांसपेशियों में थकान का कारण, मांसपेशियों में थकान का कारण जो होती है, थकान का कारण जो होता है, कौन से एसिड के इकट्ठा होने पर होता है? तो लैक्टिक एसिड। आगे दिया है प्रश्न आपका, हृदय दिया है, धमनी दिया है और सिरा दिया है। हार्ट दिया है, हार्ट का काम क्या है? पंप करना, केवल हृदय का काम पंप करना है। और हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। अगर हम 1 मिनट की बात करते हैं तो हमारा हार्ट कितनी बार धड़केगा? तो 1 मिनट में 72 बार। और एक धड़कन में, हृदय की जो एक धड़कन होती है, हृदय की एक धड़कन में कितना ml ब्लड पंप होता है? कितना ml होता है? 70 ml। अगर हमारा हार्ट 72 बार धड़केगा और हर बार 70 ml ब्लड पंप करेगा तो कुल कितना पंप करेगा? 7 दुना के 14, लगभग हो जाएगा आपका 5040 ml ब्लड हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं कि हमारा हार्ट जो है 1 मिनट के अंदर लगभग 5 लीटर के आसपास ब्लड जो है वो क्या करेगा? पंप करता है। इसको देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बना एग्जाम में। अगर हम धमनी और सिरा की बात करते हैं, समझिएगा, धमनी जो होती है, धमनी और जो सिरा होती है, सिरा, धमनी के अंदर हमेशा बहने वाला ब्लड क्या होता है? प्योर होता है। और सिरा के अंदर हमेशा ब्लड कैसा होता है? इम्प्योर ब्लड होता है, यानी कि अशुद्ध रक्त होता है। धमनी के अंदर बहने वाले ब्लड में मात्रा किसकी होती है? तो O2 की मात्रा। और सिरा के अंदर ब्लड में मात्रा किसकी है? तो CO2 की मात्रा। इसको ध्यान में रखिएगा। यानी धमनियों के अंदर ऑक्सीजन रहित होगा, ऑक्सीजन युक्त होगा कहां पर? धमनी। और सिरा के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है। यानी ए के बाद क्या होगा? सी होगा। ए के बाद क्या है? सी है। ए के बाद है आपका सी। उत्तर हो जाएगा बी। सुनिए एक मेरी बात को, यहां से एक बात और समझिएगा। अगर कभी भी ब्लड को, अगर कभी भी ब्लड को हार्ट टू कहां ले जाना है? बॉडी। हृदय से कहां ले जाना है? बॉडी में कौन ले जाएगा? और कभी भी ब्लड को बॉडी टू कहां ले जाना है? तो हार्ट ले जाना है। ये लाने का काम कौन करेगा? ध्यान रखिएगा, हार्ट टू बॉडी ब्लड जाएगा, ले जाएगा कौन? धमनी। और बॉडी टू हार्ट आएगा, कौन लाएगा इसको? सिरा लाएगी। दोनों बातें नोट कर लीजिएगा। हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी रक्त की नलिका जो होती है, ब्लड की जो नलिका होती है शरीर में कितनी होती है? 2 होती है। एक को हम बोलते हैं वेंस, दूसरे को आर्टरीज का नाम देंगे। यानी एक तो होती है सिरा और दूसरी क्या हो जाएगी? धमनी हो जाएगी।
आगे देखिए प्रश्न दिया है कि निम्न रोग के समूह में इसमें से कौन सा जेनेटिक समाविष्ट है? सिकल सेल एनीमिया और एड्स। एड्स तो जेनेटिक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। एड्स यहां भी ये जेनेटिक्स नहीं है। हेपेटाइटिस बी जेनेटिक्स नहीं है। समझ गए? अब आगे बढ़ेंगे, जो बचा वही हमारा क्या होगा उत्तर। सबको देखने से बेहतर है एक की पहचान कर लीजिए, उत्तर दे दीजिए। ये रोग जो होते हैं ये क्या होते हैं? लगभग जेनेटिक्स कहे जाते हैं, जेनेटिक्स कहे जाते हैं ये रोग, इसको ध्यान में रखिएगा। अब सुनिए मेरी बात को, देखिए कभी अगर जीवाणु विषाणु इन सब रोगों से अगर प्रश्न बनेगा तो एक काम करिएगा, नोट कर लीजिएगा। जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, एक दो बातें ध्यान रखेंगे, कभी इस तरह के प्रश्न गलत नहीं होते हैं। जीवाणु से होने वाले रोग के लिए ट्रिक लिख लीजिएगा, सिनी को क्षय तपेदिक है, सिनी को क्षय तपेदिक है। अगर ये इतनी बात पता है तो आप आराम से कैटेगराइज कर पाएंगे किसी भी रोग को। सिनी को क्षय तपेदिक है लिख लीजिएगा, जिसमें सी से क्या हो जाएगा? सिफिलिस होगा, सी से हो जाएगा सिफिलिस। नी से क्या हो जाएगा? निमोनिया होगा, नी से होता है निमोनिया। को से क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग होता है, को से हो जाएगा कुष्ठ रोग। क्षय से क्या होता है? क्षय रोग, यानी इसी को हम बोलते हैं टीबी। तपेदिक को भी हम क्या कहते हैं? टीबी ही कहते हैं। अब ट से क्या हो जाएगा? टाइफाइड होता है, ट से हो जाएगा टाइफाइड। पे से क्या होता है? प्लेग है भैया, क्या होगा? प्लेग होगा। और आगे बढ़िएगा, डी से क्या है? डिप्थीरिया, डी से हो जाएगा आपका डिप्थीरिया, डी से है डिप्थीरिया। और क से क्या हो जाएगा? काली खांसी, काली खांसी होगा, काली खांसी। और है से क्या होता है? तो हैजा, है से हो जाएगा हैजा, इसको बना लीजिए, है से हो जाएगा हैजा। ये सभी बीमारियां किससे होती हैं? तो जीवाणु से होती हैं। एक बार देख लीजिएगा, अगर इतनी बातें आपको पता है तो इजीली एग्जाम में एलिमिनेशन के काम आता है। ये क्वेश्चन को आप आराम से एलिमिनेट कर पाएंगे, इसको बना लीजिएगा। देखिए, एक तो जीवाणु से रोग होता है, एक आनुवंशिक रोग होता है। आनुवंशिक रोगों की पहचान आप कर पाएंगे क्योंकि ज्यादा उनकी संख्या नहीं है। 4 से 5 ऐसे रोग हैं जो कि आनुवंशिक होते हैं, 3 तो आपको ऑलरेडी दिख ही रहा होगा। समझिएगा आगे, आगे एक याद रखिएगा, परजीवी से होने वाले, परजीवी से होने वाले रोग। एक तो जीवाणु वाला याद कर लीजिए, दूसरा परजीवी वाला। विषाणु वाले रोगों की संख्या बहुत ज्यादा, उसको छोड़ देंगे। 2 याद रहेगा, आराम से क्वेश्चन एलिमिनेट होगा आपका। लिख लीजिएगा, सोने पे पाया, सोने पे पाया काला जार और मलेरिया, सोने पे पाया काला जार और मलेरिया, इसको ध्यान रखिएगा। सोने पे पाया काला जार और मलेरिया। सोने से क्या हो जाएगा? सोने की बीमारी होगा, सोने से हो जाएगा सोने की बीमारी, बीमारी। पे से हो जाएगा पेचिस, पेचिस। पाया से हो जाएगा पायरिया, पायरिया। बाकी काला जार और कौन सा? मलेरिया। ये परजीवी से होते हैं। परजीवी और जीवाणु 2 याद रखिए। अब इस तरह का प्रश्न अगर कहीं बनेगा तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे। कवक से एथलीट फुट होता है, गंजापन होता है, यही सारी बीमारियां कवक से होती हैं। लिख रहे हैं, इसको हटा सकते हैं। आगे बढ़े यहां से। प्रश्न दिया है आपका कि विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता। कवक के अंदर प्रोटिस्टा, प्लांटी या मोनेरा। उत्तर क्या लगाए हैं आप लोग? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मोनेरा हो जाएगा। आर.एच. विटेकर की अगर हम बात करते हैं, हाँ, आर.एच. विटेकर की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण को दिया, 5 जगत वर्गीकरण को दिया है, वर्गीकरण। नाम हो जाएगा आर.एच. विटेकर। इसमें इन्होंने एक तो प्लांट के बारे में बताया, प्लांट। दूसरा इन्होंने एनिमल के बारे में बताया, एक प्लांटी जगत, दूसरा एनिमेलिया। और तीसरा इन्होंने कवक के बारे में बताया। चौथा इन्होंने प्रोटिस्टा के बारे में बताया, प्रोटिस्टा। और 5वें नंबर पे क्या बताया इन्होंने? मोनेरा बताया। बना लीजिएगा। मोनेरा से एक प्रश्न आता है
प्रश्न ये आता है कि हमारे पृथ्वी पर, मोनेरा से एक प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है, एनडीए सीडीएस इस तरह की परीक्षा में आता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि हमारी पृथ्वी पर सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका, पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा है। जब माइकोप्लाज्मा खोजा गया तो कहा गया कि ये अपने आप में क्या है? एनिमल है। क्या है? एनिमल, यानी इसको जंतु कहा गया। लेकिन देखा गया कि माइकोप्लाज्मा की जो आउटर लेयर थी वो कठोर थी। ध्यान रखिएगा, कहा गया आउटर लेयर अगर कठोर है तो वाल का काम करेगी, और वाल तो एनिमल हो नहीं सकता, बल्कि क्या होगा? प्लांट होगा। कहा गया न तो एनिमल में रखने लायक है न तो प्लांट में, तो माइकोप्लाज्मा को कहां पर रखा गया? मोनेरा के अंदर। डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न होता है माइकोप्लाज्मा को किस जगत में रखा गया? तो मोनेरा में रखा गया। बनाइएगा, आगे बढ़े। यहां से प्रश्न दिया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? भैंस भदावरी, क्या पूछा है? अच्छा, नस्ल पूछा है। भैंस भदावरी गाय हो जाएगी सिंधी, बकरी जामुना पारी। थार पाकर क्या है? गाय की नस्ल है। थार पाकर एक प्रकार की गाय की नस्ल है, याद रखिएगा, गाय हो जाएगी। और भेड़ की बात करेंगे तो मेरीना, मेरीना, मेरीना भेड़ है एक प्रकार की। प्रश्न करेगा आपसे चांगपा क्या है? चांगपा, चांगपा एक प्रकार की भेड़ है, लेकिन ध्यान रखिएगा चांगपा हम लोग की नजर में तो भेड़ है, लेकिन जम्मू कश्मीर वाले इसको बकरी ही बोलते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर है चांगपा। प्रश्न करेगा सिंधी क्या है? सिंधी, सिंधी होती है गाय। साहिवाल क्या है? साहिवाल भी गाय है। मुर्रा क्या है बताइए? साहिवाल गाय है, मुर्रा ये तो बहुत ज्यादा एग्जाम में आ चुका है। मुर्रा क्या हो जाएगी? तो भैंस हो जाएगी। कड़कनाथ क्या है बताइए? अगर हम कड़कनाथ की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? रहने दीजिए, हो गया ना। आगे देखिए, प्रश्न दिया है आपका कि ऑक्सिन दिया है, जिब्रेलिन दिया है, साइटोकाइनिन और एस्बेसिक अम्ल दिया है। एस्बेसिक अम्ल प्लांट की गति को रोकता है, नहीं तो पता चला पौधा चला गया आसमान छूने। पौधे की गति को लिमिट करने के लिए एस्बेसिक अम्ल होता है, यानी डी का क्या हो जाएगा? 3 होगा। डी का क्या होगा? 3 होगा। डी का 3, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी ऑक्सिन की बात करते हैं शिखर प्रधानता, जिब्रेलिन की बात करते हैं कोशिका वृद्धि, साइटोकाइनिन क्या करेगा? कोशिका का विभाजन करेगा। बना लीजिएगा अपना सारा कुछ। फ्लोरिजेंस का काम क्या है? फूल खिलाना। ठीक है। प्लांट के अंदर सेलुलोज का काम क्या होता है? कोशिका भित्ति प्रदान करना। आगे दिया है प्रश्न आपका कि कोशिका झिल्ली के विषय में सही कथन की पहचान करिए। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के लिए लिख लीजिएगा द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल। क्या हिंदी में? प्लांट पात, ध्यान रखिएगा, पौधे की जो बाहरी परत है, परत ये किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, सिंगल लेयर्ड होती है कि बाई लेयर्ड? सिंगल लेयर्ड है। अच्छा, देखिए जो हमारी सेल होती है, सेल जो होती है, प्लांट की सेल है, इसके ऊपर तो एक मोटी सी दीवार पाई जाती है जिसको आप क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल सिंगल लेयर्ड होती है। क्या होती है? सिंगल लेयर्ड। लेकिन जो कोशिका झिल्ली होती है क्या होती है? बाई लेयर्ड। एक झिल्ली ऊपर की तरफ होगी और सेम इसी प्रकार की एक झिल्ली कहाँ होती है? अंदर की तरफ होती है। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है अपने आप में क्या होती है? बाई लेयर्ड होती है। लिख लीजिएगा, ये द्विपरतीय झिल्ली होती है। इसको हम द्विपरतीय झिल्ली के नाम से जानते हैं। द्विपरतीय झिल्ली होती किससे बनी होती है? फास्फोरस, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं इसको हम फास्फोलिपिड प्रोटीन के नाम से जानते हैं। फास्फोलिपिड प्रोटीन के नाम से। ऐसा कुछ दिया है क्या? उत्तर लगा लीजिएगा, ए होगा। बना लीजिएगा फास्फोलिपिड, ये लिख लीजिएगा, फास्फोरस, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड माने होता है वसा, कभी कभी लिपिड शब्द ना लिख के वसा लिख देता है, लिख लीजिएगा, लिख दे रहे हैं हम। ये फास्फोरस से
और किससे, तो सेकंड नंबर वसा से। और किससे बनी होती है, तो प्रोटीन से बनी होती है। फास्फोलिपिड प्रोटीन से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली, या कोशिका झिल्ली का नाम आप देते हैं इसको। सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं इसको, और इसी के ढेर सारे नाम है, लिख देते हैं। सेल मेम्ब्रेन होती है, इसी को हिंदी में आप कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली का नाम भी देते हैं, इसी को आप कोशिका कला भी कहते हैं। कोशिका कला भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसी को आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसी को आप प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इसी को प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। देख लीजिएगा, 3-4 नाम है इसके। हो गया इतना? पेपर पे लिखते नहीं हैं आप लोग? अच्छा है, लिखने की आदत, याद हो जाता है डायरेक्ट, ऐसा नहीं है। आगे बढ़े यहां से, पेपर पे लिखा करिए, क्योंकि डिस्कशन में वही बात निकलती है जो कहीं ना कहीं प्रीवियस पेपर में होती है ना। आगे प्रश्न दिया है कि किन जोड़ों से, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा एक सुमेलित है। ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं और एटीएस दिया हुआ है। आगे दिया आपका टिटनेस बीसीजी, मलेरिया क्लोरोक्विन और स्कर्वी थायमिन। इसमें क्या होना चाहिए? मलेरिया का संबंध तो क्लोरोक्विन से है। मलेरिया की बात करते हैं, मलेरिया का जो परजीवी होता है, परजीवी, मलेरिया के परजीवी का नाम क्या है भैया? मलेरिया का जो परजीवी होता है, इसको हम प्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं। इसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, प्लाज्मोडियम परजीवी के नाम से जानते हैं। मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। और प्रश्न करेगा आपसे, मलेरिया जो होता है, मलेरिया, इस मलेरिया का वाहक कौन होता है? मादा एनाफिलीज इसका वाहक होगा। मादा एनाफिलीज मच्छर इसका वाहक होता है। और अगर हम मलेरिया की बात करेंगे, मलेरिया से प्रभावित शरीर का कौन सा अंग है? अगर हम प्रभावित अंग की बात करते हैं, प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा? प्लीहा। प्लीहा, या फिर आप इसी को क्या कहते हैं? स्प्लीन बोलते हैं। प्लीहा को क्या कहते हैं? स्प्लीन। या फिर इसी को आप नाम क्या देते हैं? तो तिल्ली का नाम देते हैं। प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली कहते हैं। मलेरिया जो होता है, मलेरिया प्रभावित करता है प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली को। मलेरिया के लिए जो टेस्ट होता है, टेस्ट, उसको हम मलेरियल पैरासाइट टेस्ट कहते हैं। इसको हम एमपी के नाम से जानते हैं, मलेरियल पैरासाइट। और मलेरिया के लिए जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट को हम बायोस्कोपिक टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको बायोस्कोपिक टेस्ट भी कहते हैं, देख लीजिएगा। इसको हम बायोस्कोपिक टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। हो गया? इतना हो गया? या फिर इन कीड़ों को, मलेरिया का एक्चुअल में देखना होता है कि जो परजीवी है ब्लड के अंदर जीवित है कि मृत अवस्था में है। अगर ब्लड के अंदर जानते हैं, माइक्रोस्कोप से भी देखते हैं सब। माइक्रोस्कोप से देखेंगे, अगर ब्लड का परजीवी जो होता है वो क्लॉट कर रहा है, अगर हिल रहा है, तो मलेरिया का लक्षण है। अगर ब्लड अपने जगह पे स्थिर है तो मलेरिया का लक्षण नहीं है। इसके लिए कोई मशीनीकरण वाली जांच नहीं है, बस ब्लड को देखकर पता लग सकता है कि मलेरिया है या फिर नहीं है। तो इसके लिए एक मशीन और यूज करते हैं, तो इसके लिए माइक्रोस्कोप का भी प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप का भी प्रयोग किया जाता है मलेरियल पैरासाइट टेस्ट के अंदर। इसको ध्यान रखिएगा। मलेरिया की दवा का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरोक्विन नामक दवा होती है मलेरिया में। या फिर आपसे पूछेगा मलेरिया का जो उपचार है, इसको हम क्या बोलते हैं? कुनैन है। अच्छा, कुनैन नामक एक दवा होती है जो कि सिनकोना के छाल से हमें प्राप्त होती है, देख लीजिएगा। स्कर्वी की बात करते हैं, स्कर्वी कौन सा होता है? विटामिन कौन सा हो जाएगा? तो सी होता है। थायमिन लिखा हुआ है, थायमिन क्या है? विटामिन B1। और आगे बढ़िएगा, बीसीजी लिखा है, बीसीजी देखिए, बी सी और क्या लिखा है? जी। बीसीजी बैसिलस कालमेट ग्यूरिन इसको बोलते हैं ना। और किसके लिए है ये? टीबी के लिए होता है। अगर हम टिटनेस की बात करते हैं तो इसके लिए टी होता है, टीटी का टीका होता है टिटनेस के लिए। ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं, इसका भी संबंध किससे हो जाएगा? तो टीबी से हो जाएगा। बना लीजिएगा इस बात को। एमएमआर का नाम सुना है आपने? नहीं सुना है? नहीं सुने? अच्छा, एमआरआई सुने हैं, एमएमआर बताइए। एमएमआर का नाम नहीं सुना है आपने? एमएमआर एक प्रकार का टीका है।
एमएमआर एक प्रकार का टीका, आप कुछ पकड़े इसको, क्या आप समझे इससे? अच्छा, मम्स, मेजल्स, मम्स है, मेजल्स है, और क्या हो जाएगा? रूबेला। मम्स, मिर्जल्स और रूबेला के उपचार में हम एमएमआर का टीका का प्रयोग करते हैं। मम्स, मिजल्स और रूबेला, ध्यान रखिएगा। मम्स तो मम्स ही होता है, बाकी जो मिजल्स होता है इसको आप खसरा का नाम दे सकते हैं। मम्स, खसरा और रूबेला में टीका कौन सा? तो एमएमआर का टीका। बाकी ध्यान रखिएगा, बीसीजी का जो टीका होता है टीबी के रोग में होता है, क्लोरोक्विन नामक दवा मलेरिया में होती है, ट्यूबरकुलोसिस नाम हम देते हैं टीबी का। आगे देखिए प्रश्न दिया है, किस रोग को रूबी ओला भी कहा गया है? रेबिज को, खसरा को, छोटी माता या एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, या फिर साउंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को? उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? खसरा। ठीक है, बना लीजिएगा। अगर हम रेबिज की बात करते हैं कौन सा वायरस है? तो रेब्डो वायरस है। रेबिज की बात करते हैं, रेबडो वायरस अंग्रेजी में लिखते हैं, ये वायरस हो जाएगा रेबडो वायरस। रेबिज में वायरस कौन सा है? तो रेबडे वायरस। और रेबिज होता है कुत्ते या बंदर के काटने से, कुत्ते या बंदर के काटने से होता है। और इसमें होने वाली जो बीमारी होती है, इनके काटने से जो बीमारी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। इसको हम हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। हाइड्रोफोबिया का मतलब पानी से डर। अगर कुत्ता काट दे तो कुआं झकाया जाता है। कुआं इसलिए झकाया जाता है कि चेक करा जाता है कि रेबिज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर रेबिज हुआ होगा तो व्यक्ति पानी देखकर डरेगा, अगर नहीं हुआ है तो कोई बात ही नहीं। अगर हुआ होगा तो एक गिलास वाला पानी देखकर डर जाएगा। अभी हाल ही में एक खिलाड़ी था, उसका न्यूज में है, देखा आप लोगों ने? उसको रेबिज हो गया, और जिसको रेबिज हो जाए वो व्यवहार भी जानवरों की भांति करता है, बंदर की भांति काट लेगा ऐसे, आपको नाखून है तो कुत्ते की तरफ भोंकता भी है। अगर कोई व्यक्ति अगर रेबिज से पीड़ित हो जाए, इंसान की हम बात कर रहे हैं, अगर इंसान रेबिज से पीड़ित हो जाए तो कुत्ते की तरफ भोंकेगा, ऐसे नोच लेगा ऐसे। और बहुत बेकार रोग है, किसी को हो ना, इसलिए जब भी कोई जानवर काटे तो एक बार जरूर इसका उपचार करवाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि रेबिज ऐसी बीमारी है कि आपको पता ही नहीं लगेगा, अपने अंतिम स्टेज में आपको समझ में आएगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, समझ गए? जैसे एड्स होता है, एड्स से भी खतरनाक एक तरह से कह सकते हैं, रेबिज का रेब्डो वायरस है। अगर पकड़ लिया तो मौत निश्चित है एकदम से, इसको बना लीजिएगा। हो गया। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? जल से डर। वायरस कौन सा है? रेब्डो, कुत्ते या बंदर के काटने से होता है, जिसको हम रेबिज का नाम देते हैं। रेबिज बीमारी है किससे होती है? वायरस से। ध्यान रखिए, छोटी माता और बड़ी माता के बारे में बात करेगा, जिसको आप चिकन पॉक्स कहते हैं, चिकन पॉक्स का नाम देते हैं, और स्मॉल पॉक्स कहते हैं। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का नाम देते हैं। चिकन पॉक्स को आप क्या बोलते हैं? छोटी माता की बड़ी माता? चिकन पॉक्स बड़ी माता होती है, और स्मॉल पॉक्स क्या हो जाएगी? छोटी माता। अरे नाम से ही लग रहा है, ठीक है। अब अगर वायरस की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा, वेरिसेला वायरस जो होता है, वेरिसेला वायरस होता है आपका चिकन पॉक्स में, और वेरिओला वायरस हो जाएगा आपका, ये किस में होता है? तो स्मॉल पॉक्स में, इसको नोट करिए। हो गया। एक बात बताएं, ये भूलता है क्या? नहीं भूलेगा, ठीक है। जिसमें 100 है उसमें 100 नहीं लगाना है, समझ गए? देखो हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा था, तो हमने इसको इसे लिख दिया। लिखने से देखिए चिकन पॉक्स, समझ गए? देखिए यहाँ पे स्मॉल पॉक्स, स्मॉल में 100 दिखा, यानी जब भी हमें 100 दिखे तो हमें 100 वाला शब्द नहीं यूज करना है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। इधर लिखिएगा वेरिसेला, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? वेरिओला हो जाएगा। ध्यान रखिए, स्मॉल पॉक्स में 100 का प्रयोग नहीं करना है। जब 100 का प्रयोग नहीं होगा तो वेरिओला होगा, और जहां पे 100 का यूज होगा वो क्या हो जाएगा? वेरिसेला होगा। इसको बना लीजिएगा। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है आपका, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई है, इनमें से क्या अंतर है? इनके आकार में कोई अंतर नहीं होता, ऐसा नहीं है भैया, आकार में अंतर होता है। एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है, बात ठीक है क्या? वाई गुणसूत्र में एक्स गुणसूत्र से अधिक जीन होते हैं, ऐसी बात नहीं है, जीन तो समान होते हैं, लेकिन हाँ बड़े और छोटे का अंतर होता है। एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र क्या होता है? छोटा होता है। अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, खोज करने वाले कौन हो जाएंगे?
क्रोमोसोम की खोज किसने करा था? क्रोमोजोम की खोज करने वाले कौन हो जाएंगे? तो वर्ल्डेयर हो जाएंगे। क्रोमोजोम की खोज करा था किसने? वर्ल्डेयर ने। और क्रोमोजोम की बात करते हैं, मानव के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। संख्या में 46, लेकिन जोड़ी में कितना है? 23 जोड़ी होते हैं, और संख्या में कितना है? तो 46। ध्यान रखिएगा, गुणसूत्र जो होते हैं ये दो टाइप से संचरित होते हैं, एक तो ऑटोसोम और दूसरा कौन सा? अलोसोम। एक तो होता है आपका ऑटोसोम, दूसरा क्या हो जाएगा? एक सेकेंड। एक तो होता है ऑटोसोम और दूसरा क्या हो जाएगा? अलोसोम होता है। एक तो ऑटोसोम होगा, दूसरा क्या हो जाएगा? अलोसोम होता है। ऑटोसोम और अलोसोम की बात करते हैं। ऑटोसोम की अगर हम बात करेंगे तो 22 जोड़ी ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो स्वतः संचरित होते हैं, बाकी एक जोड़ी ऐसा गुणसूत्र होगा जो कि या तो माता से मिलेगा और कहां से मिलेगा? पिता से मिलेगा। इस अच्छा, हम आएंगे उस पर, इसको बना लीजिएगा और सुनिए। अच्छा, उस पर आएंगे अभी। एलोसोम और ऑटोसोम, अगर हम एलोसोम की बात करते हैं, एलोसोम, अगर हम एलोसोम की बात करेंगे, एलोसोम, एलोसोम गुणसूत्र कितना होता है? एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब संख्या में कितना होगा? दो। दो संख्या में कितना होगा? दो। एक तो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। मेल में दो गुणसूत्र होते हैं, एक्स और कौन से? वाई। और फीमेल के अंदर कौन होता है? एक्स और एक्स होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए, फीमेल, मेल के अंदर से मान लीजिए एक्स आता है गुणसूत्र, और फीमेल के अंदर से भी एक्स गुणसूत्र आता है, तो दोनों से बनने वाला गुणसूत्र क्या होगा? एक्स और एक्स होगा। तो न्यू बॉर्न बेबी क्या हो जाएगी? तो गर्ल बेबी होगी। अगर हम बात करते हैं कि फीमेल से आता है एक्स और मेल से क्या आता है? वाई, तो कौन सा बनेगा? एक्स और वाई। तो न्यू बॉर्न बेबी क्या होगा? वाई बेबी होगा। यानी एक बच्चे के लिंग का निर्धारण कौन करता है? पिता करता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको बना लीजिएगा। अगर आ रहा है तो कोई बात तो नहीं, आगे बढ़े। यहां से आगे प्रश्न दिया है आपका, यकृत ग्रंथि स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होता है। यकृत यानी कि लिवर स्रावित करेगा जो पित्ताशय में संचित होता है, पितरस। अगर हम पितरस की बात करते हैं, इसको अंग्रेजी में हम बाइल जूस कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसको बाइल जूस का नाम देते हैं। पित्ताशय अपने आप में किस प्रकृति का है? अम्लीय है कि क्षारीय है? अगर इसके हम नेचर की बात करते हैं, नेचर, तो इसका नेचर क्या होता है? क्षारीय विलयन होता है। एक प्रकार का ये क्षारीय विलयन होगा। नेचर क्या होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय है तो इसका कोई ना कोई पीएच मान होगा। इसका पीएच मान की अगर हम बात करते हैं, 8.3 से लेकर कितना? 8.5 के आसपास होता है पीएच मान। ये एक प्रकार का क्षारीय विलयन है। पितरस का निर्माण कौन करता है? पितरस के निर्माण की जिम्मेदारी किसके पास है? लिवर के पास। लेकिन पितरस निर्माण होने के बाद स्टोर कहां पर होता है? तो ध्यान रखिएगा, कहां पर? पित्ताशय के अंदर। ध्यान रखिएगा, कहां पर होगा? तो पित्ताशय के अंदर। एक प्रश्न पूछता है यहां से कि मानव शरीर में वसा का जो संश्लेषण होता है, वसा का संश्लेषण ये कौन करेगा? तो लिवर करता है। कौन करेगा? लिवर करेगा। और लिवर में भी कौन करेगा? तो पितरस करता है। वसा का संश्लेषण कौन करेगा? तो लिवर में भी कौन करेगा? तो पितरस करता है। यार क्या लिख रहे हैं हम? पितरस करता है। एक दिन हम इसे ही पढ़ा रहे थे, तो एक डेट लिखना था, हम लिख रहे थे 1973, समझ रहे हैं ना? और हमसे बार बार लिखा जा रहा था 72। अब हम कितना प्रयास कर रहे थे 1973 लिखने का, कई बार बोले 1973, लेकिन लिख रहा था 72। तो हमने इसको ना बदल के इधर ही बदल दिया। ठीक है, तो कभी कभी ऐसी चीजें होती है। इसको बना लीजिएगा, पितरस। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक की बात करते हैं, तो ये एक प्रकार का HCl है। बीपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था पेट का अम्ल कौन सा है? हाँ, HCl होता है। ये अम्लीय है कि क्षारीय है? पीएच मान बताइए फिर। पीएच मान कितना होता है? 0 होता है। हमारे पृथ्वी पर सबसे स्ट्रांग एसिड कौन सा है? हाँ, सबसे स्ट्रांग एसिड की अगर हम बात करते हैं, ये कौन सा होगा? HCl हो जाएगा। सबसे स्ट्रांग एसिड होता है HCl, ध्यान रखिएगा। बाकी श्लेष्मल की बात करते हैं, तो श्लेष्मा, ध्यान रखिएगा, श्लेष्मा याद रखिएगा, ये ग्लैंड से निकलता है, ग्लैंड से, जिसको आप नाम क्या देते हैं? म्यूकस का नाम देते हैं। एक ग्लैंड होती है जिसको आप म्यूकस का नाम देते हैं। म्यूकस ग्लैंड की अवस्थिति कहां पे है भैया? बताएंगे कहां पर है? यकृत में।
कहां पर? अमाशय के अंदर। कहां पर है? अमाशय में। बना लीजिएगा। एस्ट्रोजन की अगर हम बात करते हैं, एस्ट्रोजन ये एक प्रकार का हार्मोन हो जाएगा, ये एक प्रकार का हार्मोन। बाकी आपने जितना देखा ये सभी एंजाइम है, एक तो हार्मोन इसमें छिपा था। एस्ट्रोजन एक प्रकार का क्या हो जाएगा? हार्मोन हो जाएगा। और ये किस प्रकार का हार्मोन है? तो एक प्रकार का ये फीमेल हार्मोन। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। एंजाइम और हार्मोन में फर्क जानते हैं? तो फर्क बताइए। एंजाइम को बहने के लिए क्या डक्ट या नली की आवश्यकता है? नहीं है। है क्या एंजाइम को बहने के लिए डक्ट की आवश्यकता होती है? नहीं होती। अच्छा, क्या हार्मोन को बहने के लिए डक्ट की आवश्यकता होती है? क्या एंजाइम हमारे ब्लड से मिक्स होते हैं? नहीं। क्या हार्मोन हमारे ब्लड से मिक्स होता है? हाँ, नहीं होता है। तो एंजाइम क्या है? नहीं ब्लड से मिक्स होता है। शरीर में पाचन क्रिया में सहायक कौन सा है? एंजाइम के हार्मोन? एंजाइम है। अच्छा, शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां से हमेशा क्या निकलेगा? एंजाइम के हार्मोन। क्या निकलेगा? हार्मोन निकलेगा। ठीक है, अब समझिएगा। जब आप बोल रहे हैं कि हार्मोन ब्लड से मिक्स होता है, जब हार्मोन क्या होता है? हार्मोन, जब ये हार्मोन मिक्स होता है किससे? ब्लड से। हार्मोन मिक्स होता है, देखिए हमने प्लस लगा दिया, और किससे मिक्स होता है? तो ब्लड से होता है। जब हार्मोन ब्लड से मिक्स होता है तो इसके लिए क्या नली की आवश्यकता होगी? नहीं होती है। हार्मोन को बहने के लिए डक्ट या नली की आवश्यकता नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात हो जाएगी आपके जो एंजाइम होता है, एंजाइम, एंजाइम जो है हमारा ब्लड से मिक्स नहीं होता। क्या ये ब्लड से मिक्स होता है? तो ब्लड से इसका कोई संपर्क नहीं है, तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? नली की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखते हैं जो मुंह में थूक होता है, थूक, तो क्या उसमें थूकने पे ब्लड आता है? नहीं, क्योंकि थूक एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है। अरे लार ही है ना, लार एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है। ठीक है, शरीर के अंदर हार्मोन, हार्मोन शरीर के अंदर होते हैं और एंजाइम शरीर के बाहर भी कभी कभी दिख जाते हैं। ठीक है, समझ गए इस बात को। भोजन को पचाने में सहायक कौन सा है? एंजाइम। और शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक कौन सा है? हार्मोन। शरीर की सभी बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या निकालती है? एंजाइम। ध्यान रखिएगा, शरीर की सभी बहिर्स्रावी ग्रंथि, शरीर की सभी बहिर्स्रावी जो ग्रंथि है ये क्या निकालती है? एंजाइम। और सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या निकालती हैं? तो हार्मोन निकालेंगे। शरीर की सभी अंतःस्रावी ग्रंथि ये क्या निकालती है? तो हार्मोन निकालती है। अच्छा, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सुपर मास्टर के नाम से किसको जानते हैं? सुपर मास्टर के नाम से हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। अच्छा, अंतःस्रावी ग्रंथियों में अगर हम बात करते हैं सुपर मास्टर के नाम से किसको जानेंगे? तो हाइपोथैलेमस। किसको जानते हैं? और मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष है। अच्छा, हाइपोथैलेमस हमारे शरीर की कुल कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण करती है? बताइए। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा हुआ है और पीसीएस की परीक्षा में पूछा है, बताएंगे आप लोग? नहीं, नहीं, गलत बात है भैया। समझिएगा, सबसे ऊपर से अगर हम आते हैं तो हमें एक ग्रंथि मिलती है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। हम अपनी बॉडी में नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस, दूसरे नंबर पे पीनियन है, पीनियल हो जाएगा, तीसरे नंबर पे हो जाएगा पिट्यूटरी, तीसरे नंबर पर पिट्यूटरी है, चौथे नंबर पे हो जाएगा थाइमस। एक सेकंड, पैराथायराइड होगा, पैराथायराइड हो जाएगा, पैराथायराइड। पांचवें नंबर पर होगा थायराइड, पांचवें नंबर पर थायराइड होगा। छठे नंबर पे हो जाएगा थाइमस, थाइमस। और सातवें नंबर पर हो जाएगा आपका, थाइमस के बाद क्या है? अग्नाशय, सातवें नंबर पर हो जाएगा अग्नाशय। और नेक्स्ट आठवें नंबर पर हो जाएगा आपका कौन सा? तो आठवें नंबर पे हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि, आठवें नंबर पे है एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगी। और नवें नंबर पर हो जाएगा गोनेट सेल, इसको जनन ग्रंथि लिख लीजिएगा सीधे। ये इतनी ऐसी ग्रंथियां आपको दिख रही हैं, इन सभी को आप क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी की बहिर्स्रावी? क्या बोलेंगे? अंतःस्रावी। इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं, इनको हम अंतःस्रावी बोलते हैं, अंतःस्रावी बोलेंगे, इसको याद रखिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी।
पीयूष ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं मास्टर, क्या बोलेंगे मास्टर। पीयूष ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, इसको हम क्या बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का नाम क्या है मास्टर ग्रंथि, समझिएगा। पीयूष ग्रंथि का नाम क्या है मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या करती है सुनिएगा। पीयूष ग्रंथि किसको छोड़कर, हाइपोथैलेमस को छोड़कर, हाइपोथैलेमस को छोड़कर बाकी सभी ग्रंथियों पर क्या करती है, नियंत्रण। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान रखिएगा। पीयूष ग्रंथि कुल कितनी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, 7 ग्रंथियों पर। 7 ग्रंथियों पर नियंत्रण किसका होता है, पीयूष का। और अकेले पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण कौन करता है, अकेले पीयूष पर नियंत्रण किसका होता है, तो पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण किसका होगा, तो हाइपोथैलेमस का होगा। किसका होगा, हाइपोथैलेमस का होगा। तो हमने यही पूछा था कि हाइपोथैलेमस शरीर की कितनी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। बनाइए इसको। आगे बढ़े। देखिए आप पीयूष नियंत्रण कर रही है तो आपने कहा कि क्या है, मास्टर है। क्या है, मास्टर। और मास्टर को नियंत्रित करने वाला क्या हो जाएगा, सुपर मास्टर होगा। क्या होगा, सुपर मास्टर। तो जो आप ग्लैंड पढ़ रहे हैं हाइपोथैलेमस, ये अपने आप में क्या है, तो सुपर मास्टर है। इसको हम सुपर मास्टर का नाम देते हैं, बना लीजिए। हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़े, यहां से हटाएं जी। इसको हम थोड़ा सा इसमें और एफर्ट लगाएंगे ना तो जनरल कंपटीशन के हिसाब से ग्लैंड चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। आगे देखिए, नहीं इतना समय तो है ना। आगे दिया है आपका कि नेत्र की अनुकूलता शक्ति सामान्यता आयु बढ़ने के साथ घटती है। भैया जब आयु बढ़ेगी तो न दूर का दिखेगा, न ही कहाँ का दिखेगा, निकट का। जब न दूर का दिखे न ही निकट का दिखे, तो यहां पर दोष कौन सा है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया का नाम देते हैं। जरा दृष्टि दोष को हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। और प्रेस बायोपिया के उपचार में ध्यान रखिएगा, प्रेस बायोपिया के उपचार में हम कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, इसमें हम बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेस बायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस है, तो बाईफोकल लेंस है। ठीक है, आगे देखिए, दूर और निकट की बात कर रहे हैं। अगर हम दूर की बात करते हैं तो इसमें कौन सी वस्तु दिखती है, दूर की। जो दोष है वही क्या होगा, दिखेगा। निकट में कौन सी दिखती है, निकट के। दूर में कौन सा रोग होता है, कौन सा, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया कहां पर होगा, दूर में। और निकट में क्या होता है, मायोपिया होता है। निकट में मायोपिया संबंधित बीमारी होती है। और दूर में कौन सा लेंस होता है, उत्तल होता है। और निकट में कौन सा लेंस होगा, इसमें लेंस होता है आपका उत्तल लेंस। इसको बना लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं 3D सिनेमा देखने में, 3D सिनेमा की अगर हम बात करते हैं 3D सिनेमा, तो 3D सिनेमा में क्या होता है, पोलराइज्ड लेंस होते हैं। पोलराइज्ड लेंस का प्रयोग करते हैं 3D सिनेमा देखने में। और प्रश्न करेगा अबिंदुकता संबंधी बीमारी में, अबिंदुकता की अगर हम बात करते हैं इसमें कौन सा लेंस होता है, तो सिलिंड्री लेंस होता है। सिलिंड्री यानी कि बेलनाकार लेंस। कमेंट लगाइए, जिगरिया और या तो नहीं रहा है ना सब, मुझे तेज पढ़ा रहे हैं सब, रोज धीमे पढ़ता है। टेस्ट में तो आप लोग पढ़ ही के आते हैं, ऐसा तो नहीं है कि फाउंडेशन क्लास है। तेज पढ़ने की आदत बनाइए। पटना के आधे से अधिक लोग, लड़कों को तो हमने तेज पढ़ना सिखा दिया। तेज पढ़ो अब। चलिए बढ़ा जाए आगे। माला यदुवंशी क्या बोल रही है, इसकी बात हम समझे नहीं पा रहे हैं, बहुत लंबा लिखा हुआ है। आगे देखिए, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। अच्छा, ये क्या लगा दिया आगे। ठीक है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एडिसन ने, चेचक का टीका जेनर ने, टेलीफोन JL, ध्यान रखिएगा JL बेयर्ड जो थे, JL बेयर्ड की अगर हम बात करते हैं तो JL बेयर्ड ने क्या ढूंढा था, टेलीविजन ढूंढा था। JL बेयर्ड ने टेलीविजन की खोज किया था, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करेंगे
टेलीफोन तो ग्राहम बेल ने ढूंढा था। ग्राहम बेल ने किसकी खोज किया था? टेलीफोन की खोज किया। चलिए आगे बढ़े यहां से। आगे प्रश्न दिया है आपका कि कौन सा कथन ठीक है? डीएनए सभी जीवित कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ होता है। आनुवंशिकता का काम करते ही है डीएनए। दिया है डीएनए के सभी अच्छा ये ठीक है तो ठीक लगा देना इस पे। यानी कि जहां एक होगा हमारा उत्तर क्या होगा? सही होगा। जहां एक होगा हमारा उत्तर क्या होगा? सही होगा। जहां एक नहीं है उत्तर क्या होगा? गलत। उस हिसाब से तो यही है, आप लोग के कहने के हिसाब से तो यही है ना कि जहां एक होगा उत्तर क्या होगा? ठीक होगा। डीएनए के सभी खंड प्रोटीन के संश्लेषण को कोडित करते हैं। करेंगे क्या? यानी कि दो जहां पे होगा हमारा उत्तर वो नहीं होगा। जहां पे दो होगा, एक होगा लेकिन दो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक है लेकिन दो भी है, क्या हो जाएगा? गलत। जो बचा वही क्या है? उत्तर है। देखो पढ़ना नहीं हुआ। ये सब एग्जाम का स्मार्ट वर्क हम लोग आईएएस की परीक्षा में यही करते हैं। आईएएस की परीक्षा में अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए तो निश्चित फेल हो जाएंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ने का मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे, सब सही लगेगा। ठीक है, एक तो पढ़िए सीधे काट दीजिए, दूसरा पढ़िए काट दीजिए। एक ही पढ़ने से उत्तर मिल जाता है। एक या मैक्सिमम दो पढ़िए, तीसरी पढ़ने की कभी नौबत नहीं आएगी। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में लगभग 70 के अराउंड होते हैं। 70 अराउंड क्वेश्चन जो होते हैं इसी में। देखिए मेरा इस बार नंबर 64 नंबर आया हुआ, 64 क्वेश्चन सही है इस बार, केवल इसी वजह से, खाली एलिमिनेट करके। और इतनी, और ताली झूठे बजाते हैं आप लोग। सुनिए, सीखा करिए। देखिए अब इतनी क्षमता हम लोग की थोड़ी है कि हर विषय के बारे में बहुत गहनता से अध्ययन है, नहीं है। अरे कोई विद्यार्थी या कोई टीचर एक से दो विषयों में पारंगत हो सकता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन तरीका अगर सीख लेंगे एक बार तो तरीके से आप वनडे एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं। वनडे एग्जाम कोई भी हो, कट ऑफ जब भी होगा 10 नंबर 15 नंबर आपका ज्यादा ही होगा, अगर तरीका थोड़ा सा फॉलो करेंगे तब। जैसे ये देखिए तरीका था, इसमें देखिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बड़े ऑप्शन पे आएंगे ना तो आपको कंफ्यूज कर देगा, ये आपका उत्तर बदल देगा फिर। ठीक है, इससे बेहतर है कि शुरू से काटते हुए आइए और ऑप्शन काटिए, अगर मिल गया तो लगा दीजिए। इसको बना लीजिएगा। अगर हम डीएनए की बात करते हैं, डीएनए की, अगर हम डीएनए की बात करते हैं, डीएनए की बात करेंगे, डीएनए की खोज करने वाले कौन हो जाएंगे? खोज करने वाला कौन है? फ्रेडरिक मिसर। डीएनए की खोज किसने करा था? फ्रेडरिक मिसर ने ढूंढा था। और डीएनए सिंगल हेलिक्स है कि डबल हेलिक्स है? हाँ, डीएनए क्या हो जाएगा? डबल हेलिक्स हो जाएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? मॉडल देने वाले कौन हो जाएंगे? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल देने वाले कौन है? वाटसन और क्रिक साहब हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, डीएनए जो होते हैं, डीएनए जो होते हैं, डीएनए जो होते हैं, ये बने होते हैं किससे? डीएनए बने होते हैं किससे? तो क्रोमेटीन से बने होते हैं। क्रोमेटीन से बने होते हैं डीएनए। और डबल हेलिक्स होते हैं। क्रोमेटीन एक धागे नुमा संरचना है कोशिका में। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं डीएनए, और इसी डीएनए के ऊपर क्या लगा होता है? जिन लगा होता है। इसी को हम जिन कहते हैं। और जिन जो होता है, जिन ये डीएनए के ऊपर चिपका होता है, जो कि आनुवंशिक गुणों का क्या करता है? संचरण करेगा। देख लिए इसको, आगे बढ़ सकते हैं। कोशिका के अंदर ना केंद्रक में क्रोमेटीन पाया जाता है, बना के दिखा दें एक बार। देखिए कुछ ऐसे होता है कोशिका के अंदर, ये है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर ऐसे धागा होता है, बहुत सारा धागा होता है ऐसे। इस धागे नुमा संरचना को हम नाम क्या देते हैं? क्रोमेटीन का नाम देते हैं। इस क्रोमेटीन में धागा दो तरह का, एक तो धागा कैसा है? डबल। एक धागा कैसा है? सिंगल। डबल धागा क्या है? डीएनए। सिंगल धागा क्या है? आरएनए। आरएनए कैसा होता है? सिंगल हेलिक्स। और डीएनए कैसा है? डबल हेलिक्स। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करेगा? आरएनए। प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए करेगा। आरएनए की कितने टाइप हैं? 3, ट्रांसफर, मैसेंजर और कौन सा? राइबोसोम आरएनए। डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स होगा और इस पे जीन जैसी संरचना ऐसे लगी होती है। अच्छा ये बताइए, डीएनए को अगर आप धागा बोल रहे हैं तो उस पर चिपका हुआ जिन क्या है? मोती बोल सकते हैं इसको। कभी कभी एग्जाम में आता है डीएनए का आकार कैसा होता है? तो बीड लाइक होता है। कैसा होता है? बीड लाइक, यानी मोती जैसा। आगे बढ़े, आगे बढ़े यहां से, ये समझे यहां से आप लोग, इसको लगा लिए हैं उत्तर। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लंगरहैंस के आइसोलेट की बीटा कोशिका से निकलता है? इंसुलिन निकलेगा। अग्नाशय अल्फा, बीटा और डेल्टा, बीटा कोशिका से क्या निकलेगा? इंसुलिन। इंसुलिन की अधिकता से कि कमी से?
इंसुलिन की कमी से एक रोग होता है, रोग, रोग का नाम क्या हो जाएगा? तो मधुमेह हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा? मधुमेह, जिसको आप क्या बोलते हैं? डायबिटीज का नाम देते हैं। मधुमेह एक प्रकार, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है कि एंजाइम? एक प्रकार का क्या है? इसीलिए ये किससे मिक्स होता है? ब्लड से। अगर एंजाइम होता तो इससे कोई खतरा था हमें? नहीं था। बना लीजिएगा इसको। एड्रेनलिन की बात करते हैं, एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन की बात करेंगे। एड्रीनेलिन हार्मोन जो है, हार्मोन, इसको हम लड़ो उड़ो हार्मोन कह सकते हैं, इसको हम लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसको हम आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, इसको हम आपातकालीन हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसको हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। रहने दें। किस ग्लैंड से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से। किससे निकलेगा? एड्रिनल ग्रंथि की अवस्थिति कहाँ है बताइए तो? कहाँ है? अपर साइड ऑफ किडनी। किडनी के कहाँ है? ऊपर। किडनी के कहाँ होती है? तो ऊपर होती है। बना लेंगे ना? पीछे बैठने वाले गुस्सा उस्सा तो नहीं ना हो रहे हैं? नहीं, अरे पीछे दिखता नहीं होगा। अच्छा उसमें दिख रहा होगा ना? दिख रहा है। आगे दिया है प्रश्न आपका कि वह विकल्प चुनिए जो परिसंचरण तंत्र के बारे में ठीक नहीं है। लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक है, सही बात है क्या? ब्लड जो होता है, ब्लड, ब्लड के लिए कहा ही गया है ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। ब्लड को लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू के नाम से जाना ही गया है। ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू कहा ही गया है, कनेक्टिंग टिश्यू है। बात तो ठीक ही है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6 से 6.8 लीटर रक्त होता है। हो सकता है, हो सकता है लगभग। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ा जाए। मानव लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल 115 से, तो ठीक है। मानव शरीर के भार का लगभग 17 से 18, 17-18 ज्यादा लग रहा है, 7 से 8%, 7 से कितना? 8% तक क्या होता है? ब्लड परिसंचरण होता है। ब्लड परिसंचरण जो होता है मानव शरीर के संचरण, ब्लड परिसंचरण का जो हिस्सा होता है पूरे शरीर के भाग का लगभग 7 से 8% भार होता है। ब्लड के सर्कुलेटिंग सिस्टम की खोज करने वाले कौन थे? परिसंचरण की बात करते हैं, परिसंचरण की खोज करने वाले कौन है? विलियम हार्वे साहब हैं। और ब्लड की खोज किसने करा था? लैंड स्टीनर ने। किसने करा था? लैंड स्टीनर ने करा था। आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे प्रश्न दिया है कि प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन का चयन करिए। हम प्रोटीन जंतु या पादप दोनों सोर्स से प्राप्त कर सकते हैं, सही बात है। प्रोटीन दाल से भी मिल सकती है और मछली से भी मिलेगी। तो प्रोटीन जंतु और किससे मिल सकती है? तो प्लांट दोनों से मिल सकती है। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन एक कैसा फूड है? सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है? एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स फूड है। कॉम्प्लेक्स फूड होने के कारण इसका पाचन जो होता है कहां से शुरू होता है? आमाशय से। कहां से? आमाशय से इसका पाचन शुरू होगा। और प्रोटीन को पचाने वाला प्रारंभिक एंजाइम कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, फर्स्ट नंबर पे कौन सा होता है? कौन सा? पेप्सिन होता है। क्या पचाएगा? और प्रोटीन का जो अंतिम रूप से पाचन करता है कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन करेगा। कौन करेगा? प्रोटीन का पाचन शुरू कहां से होता है और प्रोटीन का अंतिम रूप से पाचन कहां पर होता है? प्रोटीन का अंतिम रूप से पाचन कहां पर होगा? तो छोटी आंत में। कहां पर होता है? छोटी आंत के अंदर। प्रोटीन का शाकाहार में सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दाल। और मांसाहारियों के लिए अच्छा स्रोत क्या है? मछली। बना लेंगे। प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने होते हैं, ठीक बात है। कितना मिलता है? 20 एमिनो एसिड मिलकर, एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण कर। हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% भाग, 30 नहीं होगा, लगभग 15-16 के आसपास होता है। 15% से लेकर 16% भाग जो होता है ये क्या होता है? प्रोटीन का, क्योंकि हड्डी भी इसमें इंक्लूडेड है ना। लिख लीजिएगा, प्रोटीन हमारे शरीर के रक्षक खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं। बात ठीक है, बना लीजिएगा, हो जाएगा। राइबोसोम का नाम सुना है आप लोगों ने? राइबोसोम क्या करते हैं भैया?
प्रोटीन का क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करेंगे तो ध्यान रखिएगा, राइबोसोम करते हैं। आगे बढ़ सकते हैं ना। आगे प्रश्न दिया है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में हवाई जहाज की गति है, क्या है? प्रकाश वर्ष है ना। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। अगर हम लाइट ईयर की बात करते हैं, लाइट ईयर, अगर हम लाइट ईयर की बात करेंगे, लाइट ईयर, तो ध्यान रखिएगा एक लाइट ईयर बराबर 9.46 गुणे 10 के घाते 12 किलोमीटर। सही बात है। प्रश्न करेगा एक लाइट ईयर बराबर 9.46 गुणे 10 के घाते 15 क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। इसको बना लीजिएगा, 3 ठो सुन्ना बढ़ जाएगा, मीटर बन जाएगा ये। लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, आकाशीय दूरी का मापक क्या है? प्रकाश वर्ष है। समझ गए ना इसको। आगे बढ़ेंगे। हवाई जहाज की गति हम मापते हैं किससे? तो ध्यान रखिए संख्या कौन सी है? मैक संख्या से। मैक संख्या से हवाई जहाज की गति मापेंगे। और क्या दिया है? निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी। निर्वात में ध्वनि चलती कहाँ है भैया? निर्वात में लिखिएगा, निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है, ध्वनि नहीं चलती है। कारण बताएंगे आप लोग? अनुदैर्ध्य है। अच्छा, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए होता है? क्या निर्वात में मीडियम है? क्या प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए। बिहार पुलिस में बता रहे थे 10 दिन रटवाए कि ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए, और इस तरह का क्वेश्चन लगभग 7-8 पूछा था। वो सब यादें नहीं कर रहा था, हम पूछ रहे थे माध्यम चाहिए तो सब करा था नहीं। ठीक है। अब जब लास्ट टाइम हम एकदम थक गए तो एक दिन हम सोच के गए, तो ध्वनि मतलब होता है बात करना। तो हम उस सबसे यह बोले कि रात में बतियाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं? अरे बिना माध्यम से आप किसी से दूसरे से बात थोड़ी कर सकते हैं। अरे एक माध्यम यहाँ ए है तो उधर की तरफ माध्यम क्या होना चाहिए? तो बी होना चाहिए। तो आराम से आप समझ गए, हाँ सर बात करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। समझ गए? तो कुछ चीज ऐसी होती है नहीं समझ पाता है सब। रॉकेट की अगर हम बात करते हैं, संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण के आधार पर काम करता है रॉकेट, याद रखिएगा। और आगे देखिए प्रश्न दिया है कि वह कौन सा उपकरण है जो वर्षा का पता लगाने, उसकी गति तीव्रता निर्धारण करने, वर्षा या ओलों जैसे वर्षा के प्रकार की पहचान करने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा स्पंदन को वायुमंडल में भेजता है? बैरोमीटर है, या 3D सोनिक एमिनोमीटर है, या स्पेक्ट्रल पायरोमीटर है, या डॉपलर मौसम रडार है? डॉपलर मौसम रडार होगा। सुनिए मेरी बात को, सुनिएगा। देखिए प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से क्या क्या पूछा है। एक तो रिंगलमैन स्केल पूछा है, एक तो रिंगलमैन स्केल पूछा है, दूसरा पूछा है आपका रेन गेज। रेन गेज नहीं पूछेगा, सबको पता है कि रेन माने वर्षा। ठीक है, रेन गेज याद रखिएगा। बैरोमीटर पूछता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब का मापक क्या होता है? बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर के बारे में तो पता ही है, धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम क्या होगा? साफ। धीरे धीरे नीचे आएगा तो मौसम बारिश वाला। अचानक से नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान के साथ बारिश होता है। एनीमोमीटर की बात करेगा तो हवा की गति, हवा की जो गति होती है किससे मापते हैं? एनीमोमीटर से। अब आगे समझिएगा, आगे दिया है आपका रिंगलमैन स्केल किसको नापेगा? तो ध्यान रखिएगा धुआं, धुएं के मापन के लिए धुआं का मापन जो होता है, धुआं का मापन, धुआं अपने आप में एक बादल ही होता है, यानी बादल के मापन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रिंगलमैन। और वर्षा के मापन के लिए किसका प्रयोग होता है? रेन गेज का उपयोग। रेन गेज नहीं पूछेगा कभी। हाँ रुके हैं, इसमें हम क्या ऐसा लिख दिए कि रुकने की नौबत आ गई? बताइए। अच्छा वो रिंगलमैन, हाँ वो आप ही लोग की परीक्षा बिहार में ही पूछा है, बिहार पुलिस में। आगे बढ़ जाएं। प्रश्न दिया है आगे, दिया है निम्नांकित में से कौन सा गति के तीसरे नियम का एक अनुप्रयोग नहीं है? क्रिकेट के खेल में कैच लपकते के लिए एक क्षेत्ररक्षक गेंद के साथ अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। सही बात है क्या? तो न्यूटन का नियम कौन सा है? तीसरा है। तीसरा, फुटबॉल को किक मारते समय विपक्षी टीम खिलाड़ियों को टकराकर चोटिल, क्योंकि जब
अच्छा, नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में पीछे क्यों? गोली लगने वाला त्वरित बल बंदूक। हमारा उत्तर क्या है? अरे बी कहाँ बोल रहे हैं? उत्तर क्या होगा? क्योंकि ए जो उत्तर है ये न्यूटन का कौन सा नियम है? न्यूटन का सेकंड नियम हो जाएगा। न्यूटन, अब सुनिए ना मेरी बात को, सुनेंगे? देखिए, जब चोट न लगे यानी चोट को हम कम करें तो न्यूटन का कौन सा लॉ वर्क करेगा? सेकंड लॉ वर्क करेगा, ध्यान रखिए। और जब चोट लगे, जब चोट लगे तो न्यूटन का कौन सा लॉ वर्क करता है? समझ गए? एक क्रिकेट का खिलाड़ी अपने संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए अपने हाथ कहां लेता है? पीछे। न्यूटन का कौन सा नियम है? दूसरा। ठीक है, समझ गए इस बात को? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेटर कहां पर है? सेकंड नियम में। बल की परिभाषा कहां से मिलती है? पहला दूसरा? पहला। बल का सूत्र कहां से? दूसरा। बल में विस्थापन कहां पर? तीसरा। संवेग संरक्षण पूछेगा? तीसरा। गैलीलियो का नियम कौन सा? पहला। गैलीलियो का नियम कौन सा? पहला। और जड़त्व का नियम कौन सा? पहला। एक चद्दर पर डंडे से पीटने पर धूल बाहर आती है, न्यूटन का कौन सा? पहला। कौन सा? पहला नियम, क्योंकि धूल ने अपने जड़त्व को बनाए हुए था, बाहरी फोर्स हमने लगाया, धूल यहां से क्या हो गई? बाहर। गाड़ियों में शॉक अब्जॉर्बर का प्रयोग किया जाता है, न्यूटन का कौन सा नियम है? पहला, दूसरा या तीसरा? गाड़ियों के अंदर शॉक अब्जॉर्बर, भाई शॉकर हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें चोट ना लगे गड्ढे पर, तो जब भी हम चोट को कम करेंगे न्यूटन का कौन सा नियम? तीसरा। नियम कौन सा? तीसरा। समझ गए इसको? बाकी हाइड्रोलिक्स जो होता है, हाइड्रोलिक्स न्यूटन के किस नियम पे काम करता है? पहला, दूसरा या तीसरा? हाइड्रोलिक्स तो पास्कल का नियम है, लेकिन न्यूटन के किस नियम से रिलेट करेगा? पहला, दूसरा या तीसरा? बताइए। दूसरे से करेगा। अच्छा, अच्छा बताइए, बंदूक चलाने वाला व्यक्ति बंदूक चलाने पर पीछे की तरफ धक्का, न्यूटन का कौन सा? तीसरा। बना लेंगे सारा कुछ, सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है आपका, सीसा में किस सरल मशीन का उपयोग करते हैं? उत्तोलक का, घिरने का, पहिया या धुरी या फनी का? किसका प्रयोग करेंगे? उत्तोलक का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिए। अरे सीसा ना है, सीसा है, सीसा होता है, सीसा। ऐ सुनिए सब लोग, सीसा, सीसा, एक सेकंड। सीसा होता है, सीसा। सीसा एक प्रकार की मशीन है, और ये कैसी मशीन है? तो सरल मशीन है। अब हम कैसे दिखाएं इसको? गूगल उगल कर लीजिए, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात को, उत्तोलक से प्रश्न बना लेते हैं। उत्तोलक से प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है? नहीं बनता है। बताइए, पिलास क्या है? पिलास पहला, दूसरा या तीसरा? पहला है। अच्छा, आम सरौता क्या है? सरौता, सरौता दूसरा। सरौता क्या है? दूसरा। अच्छा, समझिएगा, अगर कभी यहां से कंफ्यूजन आपको पैदा हो तो सुनिए। देखिए, उत्तोलक कौन से श्रेणी का? पहला। और कौन सा? दूसरा। और कौन सा? तीसरा। तीन श्रेणी का होता है, जिसको आप सरल मशीन, यानी ऐसी मशीन जिसमें बिना फ्यूल के कोई काम कर पाए, उसे हम क्या कहते हैं? सरल मशीन। और सरल मशीन को आप टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? उत्तोलक। पहला, दूसरा और तीसरा श्रेणी का उत्तोलक। इसमें ध्यान रखिएगा, एफ एल ई, क्या ध्यान रखेंगे? एफ एल, और क्या ध्यान रखेंगे? ई। देखिए, एफ का मतलब होता है फलक्रम, क्या होता है? फलक्रम। एल का मतलब क्या होता है? लोड, क्या होता है? लोड। ई का मतलब क्या होता है? एफर्ट होता है, क्या होता है? एफर्ट। एफर्ट का मतलब क्या होता है? जहां पर हमारा हाथ होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? एफर्ट, ठीक है। लोड का मतलब क्या होता है? जहां पर वस्तु रखी होती है, इसे हम लोड कहते हैं। और जहां पर नट लगा होता है वो क्या होता है? फलक्रम होता है। समझ गए? ठीक है। जब नट बीच में आए तो उत्तोलक कौन सा है? पहले श्रेणी का। वस्तु बीच में आए तो द्वितीय श्रेणी का। और हाथ बीच में आए तो किस श्रेणी का है? तृतीय श्रेणी का। आप बना लेंगे ना? अब जरा बात बताइए मुझे, हमने बना दिया नींबू निचोड़ने वाली मशीन, ऐसा होता है? ऐसा होगा ना, यही होता है ना। यहां से ऐसे लगा दिया हमने नींबू निचोड़ने वाली मशीन। नींबू निचोड़ने वाली मशीन देखे ना आप लोग, नट कहाँ लगा होता है? यहाँ। वस्तु कहाँ होती है? यहाँ होती है। हाथ हम कहाँ रखते हैं? तो कुछ यहाँ रखते हैं। बीच में कौन आ गया? नट, वस्तु आ गई, बीच में आ गई वस्तु। जहां पर बीच में वस्तु आए वो किस श्रेणी का होगा? यानी नींबू निचोड़ने की मशीन क्या है? सेकंड श्रेणी। बना लेंगे ना? तो सब आसान होता है, आसान है सब। हंसिया बताइए तब, अगर सब आसान है, हंसिया।
यही है। हाथ हम कहाँ लगा रहे हैं, नट कहाँ पे है, काम कहाँ पे हो रहा है, क्या बोल रहे हैं? अरे हंसिया कई तरह का हो सकता है, लेकिन एक्चुअल हंसिया देखिए ये है, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा। अब इसको हम क्या बोलेंगे, वह हमें नहीं पता अभी सब, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप लोग, ये समझ गए ना इसको। जहां पर नट वस्तु और हाथ बीच में है उसे हम क्या बोलते हैं, ढोलक। अभी नहीं पता मुझे, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरण स्रोत कौन सा हो जाएगा। गैर नवीकृत का मतलब क्या है, गैर नवीकृत का मतलब परंपरागत है ना, परंपरागत। गैर नवीकृत का मतलब हो जाएगा परंपरागत, और परंपरागत स्रोत कौन सा हो सकता है, जीवाश्म हो सकता है। लगा लीजिएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, जीवाश्म होगा। बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा अपने आप में क्या होते हैं, नवीकरणीय होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा होते हैं, नवीकरणीय होते हैं। और इनको हम गैर परंपरागत कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोयला बता देंगे मुझे, परंपरागत क्या है, परंपरागत है। आए अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें एक बात और बताइएगा। अगर हम बात करते हैं यूरेनियम, यूरेनियम क्या हो जाएगा, परंपरागत के गैर परंपरागत, क्या है। अरे कभी ना कभी खत्म होगा, जब खत्म होगा तो क्या है, गैर का है बोल रहे हैं, क्या है, परंपरा। पेट्रोलियम बताइए क्या है, जो खत्म होगा वो परंपरागत है, और जो नहीं खत्म होगा वो क्या है, गैर परंपरागत। जो खत्म होगा वो अनवीकृत है, और जो नहीं खत्म होगा वो क्या है, नवीनीकृत है। समझ गए इसको। आगे दिया है आपका, चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार और भाटे के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है, ग्रेविटेशन का नियम। कौन सा, ग्रेविटेशन का नियम। ज्वार भाटा समझते हैं आप लोग, पृथ्वी के जल का अपने समान सतह से ऊपर उठना क्या कहलाएगा, ज्वार, और नीचे गिरना क्या कहलाएगा, भाटा। पृथ्वी के जल का अपने समान सतह से ऊपर उठना ज्वार, और नीचे गिरना क्या कहलाएगा, भाटा। और ज्वार और भाटा की क्रिया जो होती है ग्रेविटेशन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है, चंद्रमा का आकर्षण, और सूर्य का क्या होता है, आकर्षण। और पृथ्वी का क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण या प्रतिकर्षण। इसी के कारण कौन सा उत्पन्न होगा, तो ज्वार और भाटा उत्पन्न होगा। उठने वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ज्वार। उठने वाला हिस्सा क्या होगा, ज्वार। यहां पे भी उठने वाला हिस्सा क्या है, ज्वार। नीचे दबने वाला हिस्सा क्या है, भाटा। क्या है, भाटा। यहां पे भी नीचे दबने वाला हिस्सा क्या है, भाटा। प्रश्न दिया था, एक ज्वार से भाटा के बीच का समय क्या होता है। एक ज्वार से एक भाटा के बीच का समय क्या है, कितना, 12। एक ज्वार से एक भाटा के बीच का समय क्या होता है, 6 घंटा। 6 घंटा लिख दें, 6 घंटा 13 मिनट लिख दें, 12 घंटा लिख दें। नहीं, मेरा मन है 6 घंटा और 13। 6 घंटा 13 मिनट फिर यहां पे भी होगा, 6 घंटा 13 मिनट यहां पे भी होगा, 6 घंटा 13 मिनट यहां पे भी होगा, 6 घंटा 13 मिनट यहां पे भी होगा। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, प्रश्न ये पूछता है एक ज्वार से ज्वार के बीच का समय क्या है, 12 घंटा 26 मिनट का समय। और कई बार पूछा गया, इसको ध्यान में रखिएगा, जिम्मेदारी आप लोग की, इसको देख लीजिएगा। और जो अभी दिख रहा है इसको हम बृहद ज्वार भाटा कहते हैं, इसको हम बृहद ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं, बना लीजिएगा। पृथ्वी का कौन सा नियम काम करेगा, तो ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, जिससे पृथ्वी अपनी तरफ जल को क्या करती है, आकर्षित करती है, खींचती है। आगे बढ़े यहां से। प्रश्न दिया है आपका, भू स्थिर उपग्रह घूमता है किसी ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर। नाम ही इसका क्या है, स्थिर है, तो ऊंचाई भी क्या होगी, स्थिर। 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर की हाइट पर होता है भू स्थितिक उपग्रह, इसको बना लीजिएगा। आगे बढ़े यहां से, आगे बढ़ेंगे। अच्छा बताइए मुझे, सभी संचार उपग्रह, सभी संचार उपग्रह की अगर हम बात करते हैं, सभी संचार उपग्रह जो है, सभी संचार उपग्रह, सभी संचार उपग्रह किस मंडल में होते हैं, अयन मंडल में। कौन से मंडल में है, अयन मंडल में, बना लीजिएगा। इसमें जो सॉरी बायोलॉजी भी था, केमिस्ट्री भी था, साइंस और टेक भी था। अब जो क्वेश्चन आपको इस तरह का मिलेगा, ये साइंस और टेक का लगेगा, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, प्रश्न दिया है, रुपेश कुमार लिख रहे हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसे, अरे हमें नहीं बोल रहा है वो,
क्या झूठ बोल दिए थे उससे। आगे दिया है प्रश्न आपका, यदि एक सरल लोलक के दोलन का आयाम बहुत छोटा है तो इसका दोलन होगा। लोलक की लंबाई यल पर निर्भर होगा, या गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर होगा, या लोलक के द्रव्यमान ए पर निर्भर होगा, या लोलक के आयाम ए पर निर्भर नहीं, लोलक के आयाम ए पर निर्भर नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, लोलक आयाम के ऊपर डिपेंड करेगा क्या, नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। यानी स्टेटमेंट तो ठीक है लग रहा है, यानी जहां पे 4 होगा क्या होगा, सही होगा। 4 वाला उत्तर क्या होगा, सही होगा, यानी ए क्या होगा, कट जाएगा। एक लोलक का जो आवर्तकाल होता है, लोलक का आवर्तकाल ये प्रभावी लंबाई के ऊपर डिपेंड होता है। कहीं पे लंबाई दिखा है क्या, हाँ यल दिया है, यानी एक जहां पे होगा क्या होगा, ठीक होगा। एक तो सभी जगह पे है। अच्छा ये तो नहीं सही होगा। अब एलिमिनेट हो गया कौन सा, बी, और क्या हो गया, डी हो गया। दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर होता है, सही बात है। ग्रेविटेशन त्वरण किस पर निर्भर होता है, जी पर, यानी 2 भी क्या है, सही है। यानी 1 और 2 और 4 क्या होगा, सही होगा। 3 नंबर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बना लीजिए, समझे इसको, तरीका सीख रहे हैं। अब सुनिए मेरी बात को आप लोग थोड़ा सा देखिए, ये तो हो गया आपका, ये हो गया आधार। इस आधार में हमने एक तो लोलक लटका दिया इसे, ठीक है। आधार में हमने क्या लटका दिया, लोलक। लोलक में ये क्या है, कौन सा हिस्सा है, केंद्र का हिस्सा है, ठीक है। केंद्र से हमने एक लंबाई लिया जिसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम इफेक्टिव लेंथ के नाम से जानते हैं, जिसको हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं, यानी प्रभावी लंबाई के नाम से जानते हैं। अब जितना ज्यादा प्रभावी लंबाई को कम करेंगे या घटाएंगे लोलक के आवर्तकाल पे, उतना ही क्या होगा, प्रभाव होगा। लोलक की अगर हम इफेक्टिव लंबाई अगर हम घटाते हैं, घटाने पर क्या होगा, आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आवर्तकाल क्या होगा, तो घटेगा। घटाने पर आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा। और बढ़ाने पर आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ाने पर आवर्तकाल क्या होगा, तो बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग इसको, इसमें कोई शिकायत और शिकवा तो नहीं ना आप लोग का, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, रूम पे जाके कुछ भी ऐसे रस्सी में लटकाइएगा। रस्सी जब तक बड़ी होगी आवर्तकाल क्या होगा, ज्यादा। रस्सी को थोड़ा सा छोटा कर देंगे, आवर्तकाल क्या कम हो जाएगा, यानी तेजी से वस्तु अपने लेफ्ट और राइट जाएगी, ठीक है। बना लेंगे इसको। ये बताइए कि अगर इस पिंड को हम बड़ा कर दें, खूब बड़ा, खूब वजन कर दें, ठीक है। इसमें हमें एल्यूमिनियम था, अब इसको हमने लोहा कर दिया, 20 गुना वजन बढ़ा दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि द्रव्यमान का कोई प्रभाव पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। लिखा है कि द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ गए इस बात को, हाँ। प्रभाव किसका पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास का पड़ता है। सेंटर ऑफ मास जितना ज्यादा ऊपर होगा या फिर नीचे, सेंटर ऑफ मास जितना ज्यादा नीचे जाएगा लोलक का आवर्तकाल उतना ही क्या होगा, ज्यादा। और सेंटर ऑफ मास जितना ही ऊपर जाएगा लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, कम होगा। आगे बढ़ सकते हैं। आगे प्रश्न दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग और सूक्ष्म तरंग। उत्तर क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंग हो जाएगा। ध्वनि तरंग एक प्रकार की कैसी तरंग है, तो यांत्रिक को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। एक प्रकार की ये मैकेनिकल वेव है, इसको हम मैकेनिकल वेव के नाम से जानते हैं। ध्वनि तरंग एक प्रकार की मैकेनिकल वेव है। इसका नेचर क्या होता है, नेचर, इसकी प्रकृति क्या होती है, तो अनुदैर्ध्य होती है। प्रकृति क्या होती है, तो अनुदैर्ध्य होती है, ध्यान रखिएगा। इसकी प्रकृति अनुदैर्ध्य है। ध्वनि तरंगे क्या निर्वात में गमन करती हैं, क्या निर्वात में गमन नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। ध्वनि तरंगों की चाल जो होती है, चाल, ये नॉर्मल हवा में चाल कितनी होती है, तो हवा में चाल इसकी कितनी होती है, चाल हवा में कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ध्वनि तरंगे सबसे अधिक कहाँ पे चलती हैं, ठोस में। ठोस से कम कहाँ पर, द्रव में। उससे कम कहाँ पर, गैस में चलेंगे। ये तो हुई ध्वनि तरंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ से, ध्वनि तरंग समझ लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, दिया है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंगों में कुछ नहीं करना है, समझिए। वेव चैप्टर में क्या ध्यान रखेंगे, आर, क्या ध्यान रखेंगे, आर। उसके बाद क्या याद रखेंगे, एम। उसके बाद आई, उसके बाद भी, यू, एक्स, वाई। बस समाप्त हो गया, यही है। आर, एम, आई, भी, यू, एक्स, वाई। आर से क्या हो गया, रेडियो, क्या हो गया, रेडियो। एम से क्या हो गया, माइक्रो, क्या हो गया, माइक्रो। आई से क्या हो गया, इंफ्रा, क्या हो गया, इंफ्रा। आई से क्या हो गया, इंडिया क्यों लिखा जा रहा है, आई से हो गया आपका इंफ्रा।
V से क्या हो गया विजुअल, क्या हो गया विजुअल, U से क्या हो गया अल्ट्रा, और X से क्या हो गया एक्सरे, और Y से क्या हो गया तो गामा हो गया। इसको ध्यान रखिएगा, बना लेंगे इतना। एक बात यहां से और जानने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है। इसमें हम नीचे से कहां चले जाएं, ऊपर आ जाएं। नीचे से हम कहां आते हैं ऊपर। जब भी हम नीचे से ऊपर आएंगे इनकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आवृत्ति क्या होगी। और जब भी हम ऊपर से कहां आते हैं नीचे, ऊपर से नीचे आएंगे तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, घटेगा। तरंग दैर्ध्य क्या होगा, बढ़ेगा। तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जरा एक बात बताइए मुझे, तो हमने ऐसे घेर दिया है, देखिए इधर हमने क्या किया, इनको घेर दिया। कहां से घेर दिया, हमने इतना घेर दिया। ऑप्शन नंबर ए है ये ऑप्शन नंबर बी है, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। अब जरा बताइए निम्नलिखित में से किस तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, किसका है, माइक्रो का। और सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है, यू यानी कि अल्ट्रा। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी है, सबसे अधिक लंबाई किसकी है, सबसे मजबूत तरंग कौन सी है, क्या होगी, सबसे मजबूत तरंग कौन सी है, अल्ट्रा। सबसे अधिक लंबाई किसकी है, माइक्रो। सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी है, अल्ट्रा। बना लेंगे सारा कुछ, ठीक है। इन तरंगों में एकमात्र तरंग ऐसी है जो हड्डी भेद सकती है, सब में एकमात्र ऐसी तरंग जो हड्डी भेज सकती है कौन सी है, बाकी कोई तरंग हड्डी भेज सकती है क्या, नहीं। याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है आवृत्ति के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। देख लिए इसको, ये देखिए आवृत्ति के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लग जाएगा, लगाइए। फिर देखिए दिया है एक्सरे, दृश्य, रेडियो। रेडियो कहां होगा, सबसे नीचे होगा। कहां होगा, सबसे नीचे। रेडियो के बाद क्या होगा, अवरक्त होगा, यानी 4 के बाद क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद क्या होगा, 1 होगा। आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम 4 3 2, ऐसा कहीं है, 4 3 2 1। आगे देखिए प्रश्न दिया है कि स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई क्या हो जाएगा, अपवर्तन। इसको कई बार मैंने बताया हुआ है। आगे प्रश्न दिया है आपका कि हाइड्रोक्साइड आयन की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य। देखिए सांद्रता क्या दिया है, उच्च दिया है। तो जब सांद्रता उच्च है तो हम निम्न वाले उत्तर को लेंगे क्या, नहीं लेंगे। अब जब नहीं लेंगे तो हमारा उत्तर क्या है, आपका 50% उत्तर आपका राइट हो गया है। अगर आप इसमें से कुछ भी लगाएंगे तो 50% प्रायोरिटी होगी कि उत्तर आपका सही होगा, क्योंकि हमें निम्न लेना नहीं है, क्या लेना है, उच्च लेना है। हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है। विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन होता है। अगर पीएच मान क्या होगा, उच्च होगा। उच्च का मतलब 0 से मान कितना होता है, 14। उच्च मान का मतलब क्या है, 14। लास्ट मैक्सिमम मान कितना होता है, 14। क्या ये विलयन क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा, पूछा क्या है आपसे, सही पूछा है, यही सही। बनाइए, हो गया, बना लिए। 14 मान किसका है ये भी बता दीजिए, लगे हाथ। NaOH का क्या बोलेंगे, Na से मतलब सोडियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखिए प्रश्न दिया है कि आवर्त सारणी के समूह 18 का कौन सा रासायनिक तत्व मृदा और चट्टान के यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होता है, बताएंगे आप लोग। क्रिप्टॉन, रेडॉन, नियान या आर्गन। उत्तर क्या है, रेडॉन। ज्वालामुखी क्रिया की बात करेगा, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वहां से कौन सी गैस निकलती है, रेडॉन। रेडॉन अपने आप में कैसी गैस है, तो भारी है। रेडॉन कैसी गैस है, एक प्रकार की भारी गैस का उदाहरण कौन सा है, तो रेडॉन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जितनी भी गैसें देख रहे हैं आप, ये सभी गैस कैसी है, तो नोबल गैस है। कैसी गैस है, नोबल गैस की संख्या कितनी होती है, 6। नोबल गैस की संख्या कितनी, 6। और नोबल गैस का कौन सा ग्रुप होता है, 18। ग्रुप कौन सा है, 18 हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। संख्या पूछेगा 6। अच्छा ये बताइए, क्या त्रिक नियम में नोबल गैस की बात की गई थी, अष्टक नियम में, पुरानी अवस्थ सारणी में, नई अवस्थ सारणी में, हाँ। ध्यान रखिएगा, नोबल गैसों को यानी ग्रुप 18 को जोड़ा गया, ग्रुप 18 को जोड़ा गया किसमें, तो आधुनिक अवस्थ सारणी में जोड़ा गया, आधुनिक आवर्त में जोड़ा गया। और जोड़ने वाले कौन से, तो मोस्ले। जोड़ने वाले कौन हो जाएंगे, मोस्ले हो जाएंगे। 6 प्रकार की किरणें होती हैं, आपको मैंने कई बार सुना होगा आपने, हिना और करीना, ऐसा सुना है आपने, हिना और करीना का एक्सरे रंगीन, हिना और करीना का एक्सरे
रंगीन। अगर आप इतनी बातें जानते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब ही से क्या होता है? हीलियम। ही से हो जाएगा आपका हीलियम। ही से क्या है? हीलियम। न से क्या है? नियॉन। नियॉन। और से क्या है? आर्गन। और से क्या है? आर्गन। उसके बाद क्या है? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के बाद क्या है? जिनॉन। जिनॉन के बाद क्या है? बना लेंगे सारा कुछ। सबसे भारी गैस बताएंगे? वायुमंडल में उपस्थित गैस बताइए मुझे, कौन सी है? रेडॉन है? क्या बोल दिए? अरे वायुमंडल में कौन सी? आर्गन। क्या है? आर्गन। अब थोड़ा सा मेरा ध्यान भटका, कुछ भी बोल दिए। अगर हम आर्गन की बात करते हैं, आर्गन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित नोबल गैस कौन सी है? आर्गन हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। आगे प्रश्न दिया है कि सूची एक को दो से मिलान करिए। दिया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो ज्यादा ही होगा, यानी ए का क्या होगा? 3 होगा। ए का क्या होगा? 3। या तो सी होगा या फिर डी होगा। उत्तर न ए हो सकता है न ही बी हो सकता है। ऑक्सीजन के बाद क्या है? सिलिकॉन। तो ऑक्सीजन के बाद जो नंबर है सिलिकॉन का, यानी कि बी का क्या होगा? 2 होगा। बी का होगा 2, बाकी कहीं तो नहीं है उत्तर। बाकी बना लीजिएगा। क्या हंसे जी? सी होगा। लगा दें सी। सुनिएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? अब इसके पूरे परिवार को नोट करिए अगर ऐसी बात लग रही है तो। ऑक्सीजन। दूसरा हो जाएगा सिलिकॉन। अब मन भर जाएगा तो बोल दीजिएगा, हम लिखते जा रहे हैं। तीसरा हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। चौथा हो जाएगा लैक्टियम यानी कि लोहा। चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा कैल्शियम होगा। छठे नंबर पे है मैग्नीशियम। रहने दें। सातवें नंबर पे, अरे इसको रहने दें, हम ही पूछ रहे हैं। मैग्नीशियम। आगे लिख लीजिएगा सोडियम। जाने दीजिए, तो बना लीजिएगा। और अरे इतना परसेंट याद करिए पहले, 5 ठो। 4 दिया है ना, चारों का याद करिए, उसके बाद सुनिएगा मुझसे। हाँ, प्रश्न करेगा मानव शरीर की। अगर मानव शरीर की बात करते हैं, मानव शरीर में सबसे अधिक क्या होता है भैया? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद क्या है? कार्बन है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन के बाद क्या है? सब लिखिए मानव शरीर का। और ये हो गया आपका परपटी का। और बात करेंगे अगर ब्रह्मांड की तो नोट करिएगा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक क्या है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक क्या है? हाइड्रोजन है। सेकंड नंबर पे क्या है? हीलियम नहीं है? है हीलियम। अगर हम वायुमंडल की बात करते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक क्या है? क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन के बाद क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन के बाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। रहने दीजिए। उसके बाद हाँ लिखे लीजिएगा, क्या हो जाएगा? आर्गन। अब रहने दीजिएगा, ये सब याद कर लीजिएगा, काम आता है परीक्षा में। अरे कुछ बचा नहीं है ना? पृथ्वी हो गया, मानव शरीर हो गया, ब्रह्मांड हो गया, और वायुमंडल हो गया। आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा ये बताइए, हम तो सब बता दिए। अगर आपसे प्रश्न करेगा पृथ्वी की परपटी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो क्या बताएंगे? कौन सा? एल्यूमिनियम। अच्छा, अधातु पूछेगा तो क्या बताएंगे? सिलिकॉन। तत्व पूछेगा तो क्या बताएंगे? ऑक्सीजन। क्या बताएंगे? ऑक्सीजन। आगे प्रश्न दिया है आपका कि बेकिंग पाउडर में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बेकिंग पाउडर को हम क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट ना। सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब NaHCO3, यही होता है। सोडियम होगा, इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, और क्या है? ऑक्सीजन। आगे प्रश्न दिया है आपका, कार्बन के किस रूप का उपयोग स्नेहक के रूप में करते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है कि कुचालक? विद्युत का क्या है? सुचालक। कार्बन का एकमात्र अपर रूप जो विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट। कार्बन का सबसे ठोस अपर रूप कौन सा हो जाएगा? हीरा। चारकोल कार्बन का अपर रूप है क्या? कोक लिखा है वही। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न दिया है, कपास निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बहुलक या पॉलीमर से बनाया जाता है?
सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन या प्रोटीन? उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सेलुलोज हो जाएगा। ठीक है, सेलुलोज से एक प्रश्न लिख लीजिएगा। प्लांट की कोशिका भित्ति, प्लांट के अंदर जो दीवार होती है, जो वाल होती है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट वाल पूछेगा तो सेलुलोज। स्टार्च क्या है? प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट की वसा? क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और कैसी शर्करा है? मोनो डाई है कि पॉली? कैसी है? पॉलीसैकेराइड है। पॉली शर्करा के नाम से इसको हम जानते हैं। ये एक प्रकार की कैसी शर्करा है? पॉली। और ग्लाइकोजन ग्लूकोज का सरल रूप है। कैसा रूप है? सरल रूप है। टूटने के बाद ग्लाइकोजन बना है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, प्रश्न दिया है आपका। अच्छा, पेप्टाइड प्रोटीन का कैसा रूप है? जटिल है कि सरल है? कैसा है? सरल रूप है। आगे दिया है आपका एनपीके एक डैश है। एनपीके क्या है बताइए? अच्छा, एक बात सुनेंगे, देखिए, सेम क्वेश्चन सीएपीएफ में पूछा है, सुर नहीं। सेम क्वेश्चन सीएपीएफ में पूछा, सेम क्वेश्चन एनडीए में पूछा, और यही क्वेश्चन उठा के सब पूछ दिया बिहार पुलिस में। समझ गए? यानी स्टैंडर्ड का कोई मतलब नहीं। दोनों आईएएस की परीक्षा है और बिहार पुलिस में उठा के दे दिया कि दे दो इसी को, ताकि कोई कभी बनाइए ना पाए। ठीक है, और जानते हैं तीनों जगह अलग अलग पूछा था। दो जगह तो पूछा था कि क्या है, तो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए एक प्रकार का उर्वरक है, इसको आप बना सकते हैं। बिहार पुलिस में क्या पूछा था कि ई क्या है? ई ऐसे उठा के लाया था। ये क्या है? तो पोटेशियम है, ऐसे पूछा था। अच्छा, चलिए बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़िएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित में से गैसों का घटक, ग्रीन हाउस में सबसे अधिक योगदान कौन देगा? कार्बन डाई। उत्तर बी होगा? नहीं। अब अगर 1/3 नेगेटिव है, अगर 1/3 अगर नेगेटिव है आपकी परीक्षा में, तो आप अगर एक एलिमिनेट करते हैं, तो आप अगर इसमें से हम उत्तर लगाएंगे, सही हुआ तो ठीक है, फायदा देगा। अगर गलत हुआ तो ना तो फायदा होगा, ना ही क्या होगा, नुकसान होगा। समझ गए? देखो, ये सब तरीका है तुक्का लगाने का। ठीक है, अब 1/3 नेगेटिव है, यानी हमने 3 छाट लिया है, यानी ना तो हमें फायदा होगा, ना ही क्या होगा, नुकसान। तो ऐसे प्रश्न को टिकल किया जाता है परीक्षा में। अगर एक भी ऑप्शन आ रहा है तो उसको जरूर लगाइए। ठीक है, हो सकता है सही हो जाए, नहीं सही होगा तो आपको नुकसान नहीं करेगा, वो नेगेटिव नहीं जाएगा। नेगेटिव वही जाता है जिसका चारों ऑप्शन नहीं आता है आपको। इसको बनाइए। सबसे अधिक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या है? मीथेन। उसके बाद सीएफसी तो होगा नहीं, सीएफसी, CH1, CH4, N2O होगा, उसके बाद सीएफसी होगा। हाँ, बना लीजिएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लगाए हैं डी। अच्छा, ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो जाएगा आपका मीथेन, ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ये हो जाएगा आपका क्लोरोकार्बन। आगे प्रश्न दिया है। प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है जिन्हें चमत्कारिक बीज भी हाई यील्ड वैरायटी कहते हैं? बना लीजिए। आगे प्रश्न दिया है। प्रश्न है कि मॉम शब्द हाल ही में किस संबंध में चर्चा में था? किससे? मंगलयान। मंगलयान की वजह से चर्चा में रहा है। मंगलयान की बात करते हैं। भारत सरकार ने कब छोड़ा था? सन 2013 में। क्वेश्चन साइंस और टेक से है, ध्यान रखिएगा इसको। मंगलयान सन 2013 में। और कौन से रॉकेट से गया था मंगलयान? रॉकेट की बात करेंगे तो PSLV C-25 से गया था। सफल था कि असफल था? सफल था। अच्छा, ये मिशन कैसा था? तो ध्यान रखिएगा, सफल मिशन था। इस मिशन को छोड़ने वाले का नाम क्या हो जाएगा? इसरो होगा। बना लीजिएगा। आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं, आगे बढ़ा दें। अच्छा, चंद्रयान 1 कब गया था? 2, 3 कब गया था? 23 में। 4 कब जाएगा? अब बताइए जरा, किस वर्ष में भारत सरकार ने पहली बार क्या लगाए हैं? यही तो गलत हो गया, इसीलिए तो हम पूछे हैं आपसे। इसका उत्तर क्या होगा? सन 2003। इसको मंजूरी दी गई थी कब? सन 2003 में। और भेजा गया था कब? भेजा गया था सन 2000। समझिएगा मेरी बात को। भेजा गया सन 2008 में। कौन से रॉकेट से भेजा गया था? PSLV C-11 से भेजा गया था इसको। और ये एक प्रकार का कैसा मिशन था? सफल मिशन था।
बनाइएगा। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, चंद्रमा की सतह पे उतरने वाला भारत कौन से नंबर का देश है काउंटिंग में? चौथा। और दक्षिणी सतह पर उतरने वाला पहला। आगे प्रश्न दिया है कि पोखरण का परमाणु परीक्षण सेकंड नंबर का पूछा है, क्या होगा? और पहला वाला क्या है? फर्स्ट की बात करेंगे स्माइलिंग बुद्धा, ध्यान रखिएगा, इसको बना लीजिएगा। इसमें परीक्षण करा गया था, परीक्षण, परीक्षण की स्थिति को करा गया था, तिथि बताइए ना। 11 मई था। और कौन सा सन बताएंगे? 1900 कब? 11 मई 1998 और 13 मई 1998। जगह सेम थी, पोखरण। और पहले दिन 2 परीक्षण करे गए थे और तीसरे दिन 3। ओवरऑल कितने परीक्षण करे गए थे? 5। ध्यान रखिएगा। और इसी परीक्षण के दौरान ध्यान रखिएगा, भारत ने 5 मिसाइलों को दुनिया के सामने उजागर किया था, जिसको भारत ने बनाया था 1889 में, लेकिन 10 साल बाद भारत ने इसको दुनिया के सामने लाया, जिसको हम क्या नाम देते हैं? पटना। क्या कहते हैं? पटना। अब पटना में पी से क्या है? पृथ्वी। ए से क्या है? अग्नि। त्रिशूल, नाग और आकाश। बता लेंगे ना सब। आगे प्रश्न दिया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है? जेवेलियन, एम, स्पाइक या अग्नि? अरे आग जलेगी तो सतह से सतह पर क्या होती है? बुझ जाती है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? अग्नि। बना लीजिएगा। हाल ही में अग्नि 5 एक नया संस्करण लॉन्च किया गया। इसके लिए सरकार ने एक मिशन चलाया था, मिशन का नाम क्या हो जाएगा? तो दिव्यास्त्र मिशन होगा। क्या होगा? दिव्यास्त्र हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया है, प्रश्न है कि डैश डैश को अपेक्षाकृत कम उष्मा वाली सामग्री को कोयले के निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है। इसको बोलेंगे लिग्नाइट। अपने आप में क्या होता है? भूरा कोयला। भारत में कौन सा कोयला खाली 2% है? एंथ्रासाइट की मात्रा कितनी है? 2%। ये कहाँ है? कहाँ पे है? कारगिल में है। भारत में सर्वाधिक मात्रा किस कोयले की है? बिटुमिनस। सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट, और निम्न पूछेगा तो कौन सा? पीट होता। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए करते हैं? फिटकरी। फिटकरी का प्रयोग करेंगे जल के शुद्धिकरण के लिए। बाकी आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए? एक्वारेशिया। क्या बोलते हैं? एक्वारेशिया। एक्वारेशिया। एरोसोल क्या होता है? अच्छा सुनिए, एक्वारेशिया की बात करते हैं। इसमें एक्वारेशिया में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो आपका HCl होगा ना, और दूसरा HNO होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक्वारेशिया। सोना घोलने में सहायक क्या होता है? तो एक्वारेशिया है। आगे दिया है एक त्रिक के मध्य तत्व होता है पहले और तीसरे तत्व के योग के बराबर परमाणु द्रव्यमान जितना, पहले तत्व के परमाणु द्रव्यमान का दुगना, या पहले और दूसरे तत्व के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना, या पहले और तीसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना। पहला और तीसरे तत्व के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना। पहला और तीसरा, हाँ डी होगा। अरे सी कहाँ बोल रहे हैं? इसको बना लीजिएगा। क्या होगा? डी। त्रिक नियम में यही कहा गया था ना कि मान लीजिए ए है, बी है और क्या है? सी है। इन दोनों का औसत क्या होगा? ई होगा। ठीक है। इन्होंने बनाया था अवस्थ सारणी, त्रिक नियम से दिया था अवस्थ सारणी को त्रिक नियम, और त्रिक नियम से देने वाले कौन थे? डोब्रेनियर। इन्होंने अपने आवर्त में कुल कितने तत्वों को रखा था? 21। यानी आवर्त तो सबने सेम बनाया था, 7 आवर्त, लेकिन ग्रुप सबका डिफरेंट है। डोब्रेनियर ने कितना ग्रुप बनाया था? 3। 7 आवर्त और 3 ग्रुप, 7 तत्व कितना हो गया? 21। प्रश्न करेगा आपसे अष्टक नियम के बारे में। जो अष्टक नियम है, अष्टक नियम, अष्टक नियम देने वाले कौन है? न्यूलैंड है। और न्यूलैंड के अष्टक नियम में तत्व कितने हैं? देखिए 7 ग्रुप तो सबने बनाया था, 7 आवर्त सबने बनाया, इन्होंने 8 ग्रुप बनाया, यानी 8 7 कितना हो गया? 56। प्रश्न करेगा आपसे मेंडलीव की बारी आती है। मेंडलीव ने कहा कि हम देंगे अब पीरियोडिक टेबल। इन्होंने कितना ग्रुप बनाया? कितना ग्रुप बनाया? 9 ग्रुप। कितना बनाया? 9। आवर्त कितना रखा? 7। 9 7 कितना? 63। कितने तत्वों को रखा? 63। हाँ, हाइड्रोजन को कोई जगह नहीं दिया, लेकिन कहा कि हाइड्रोजन आवारा तत्व है, उसको किस नंबर पे रखा जाए? 1 नंबर पे। अगर व्यक्ति 1 नंबर पे होगा तो अपने नीचे वाले को परेशान कर सकता है, यहाँ वाले को। बाकी ये दोनों तत्व इससे परेशान नहीं होंगे। अगर हाइड्रोजन को हम बीच में बिठाएंगे तो इसको, इसको, इसको और इसको, इन सभी को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। समझ गए? अगर किसी खराब लड़के को बीच में बिठा दिया जाए
पूरा माहौल खराब कर देगा। सबसे बढ़िया आगे बिठाइए उसको, ठीक है। हाँ समझ। तो इसीलिए दिमाग लगा कि हाइड्रोजन को बिठाओ आगे, नहीं तो सबका क्रम गड़बड़ाएगा ही। मेंडेलीव ने हाइड्रोजन को कौन सी जगह दिया? आवर्त एक, ग्रुप एक, क्रमांक एक हो जाएगा। प्रश्न करेगा मोजले। मोजले की जो आवर्त सारणी थे ये आधुनिक थी। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व कितने दिए गए? तो ध्यान रखिएगा 118। मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा कि 7 गुणे 18 गड़बड़ा जाएगा, बना लीजिए। नहीं 118। आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज, ये एफ ब्लॉक में रखे गए हैं। किस ब्लॉक में है? एफ ब्लॉक में। और ये एक प्रकार के आंतरिक संक्रमणी तत्व होते हैं, बनाइए। और ये विस्फोटक भी है क्या? ये एक प्रकार के विस्फोटक भी होते हैं, ये एक प्रकार की विस्फोटक। अच्छा बताइए जिगजैग जो श्रेणी है ये किस ब्लॉक में आती है? जिगजैग श्रेणी किस ब्लॉक में है? जिगजैग श्रेणी की बात करते हैं डी ब्लॉक में। ऐसे वाला डी, पी है क्या बोल रहे हैं सब? अच्छा पैरट, पी ब्लॉक। आगे बढ़ जाएं। आगे प्रश्न दिया है आपका निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए। विचार करिए तो 2HGO दिया है, अभिक्रिया हो रही है और 2HGO प्लस O2। उपरोक्त अभिक्रिया में HGO को हम क्या कहते हैं? अरे HGO को हम नाम क्या देते हैं? HGO क्या है? नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे तो पता कैसे होगा? O2 क्या है? एक प्रकार की गैस है। क्या है? गैस। हमें पता है गैस कहाँ होगा? लास्ट में। या तो ई हो सकता है, या तो ई, या फिर ई हो सकता है। ई तो उत्तर नहीं होगा। पारा एक प्रकार का क्या है? द्रव है, यानी दूसरे नंबर पे क्या होगा? द्रव होगा। अच्छा यही उत्तर है। तो HGO क्या है? ठोस है। HGO को हम क्या बोलते हैं? एंटीमनी कहेंगे क्या? HGO है। आगे प्रश्न दिया है विभिन्न वर्णों में बढ़ते तरंग दैर्ध्य के अनुसार रखिए। तो याद रखिएगा विबग्योर, विबग्योर ध्यान रखिएगा कितनी किरण होती है? 7 किरण होती है। कितने किरणें हैं? 7। 7 किरणों में कौन सा? V, I, B, G, Y, O और R। क्या पूछा है? बढ़ता हुआ तरंग दैर्ध्य पूछा है ना। बढ़ता हुआ तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य बढ़ता है किसका? R का ज्यादा होता है, यानी बढ़ता हुआ तरंग दैर्ध्य, यानी हमें नीचे से कहां जाना है? ऊपर जाना है। सबसे पहले कौन मिलेगा? बैगनी। ई और ई कट गया। बैगनी के बाद कौन सा? नीला। पीला, उसके बाद कौन सा? लाल। हो गया। और आज के लिए इतना ही जा सकते हैं।